हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर थे। चैप्टर नंबर 3 में हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था। टॉपिक 2 मैंने टॉपिक 2 के वीडियो में देखा भी आपको, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करते करते ग्रीन पोर्शन को पढ़ाया नहीं बट समझा सब कुछ दिया था। अब आप टॉपिक नंबर 2 का पार्ट सी पढ़ेंगे जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सर ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल किसके लिए बात कर रहा होगा? मतलब लॉजिकल सिक्योरिटी की बात करेगा, एक तरीके से लॉजिकल सिक्योरिटी की, कि आपके एप्लीकेशन या आपके सॉफ्टवेयर में कोई हैम्पर हो सकता है, कोई हार्म हो सकता है, उसको कैसे सिक्योर करें, उसको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है सर। तो सर इसमें देखिए हम यहां से अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं। वाई सर? इसमें जब मैं आपको वर्ड्स पढ़ाएंगे ना, दीज आर कंट्रोल रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाउंड्री कंट्रोल। तो ये एक एक वर्ड को इलेबरेट करने की जगह हम आपको जैसे जो वर्ड जहां पे आया है पहले उस टॉपिक के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं। अब एज लाइक देखिए यहाँ पे बाउंड्री कंट्रोल नामक ये जो वर्ड है, बाउंड्री कंट्रोल को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने एक दूसरे जगह। आप एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज में आइए, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज में अपनी बुक पे आइए और चलिए इसको एक बार समझें। सर देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल से इनके कहने का क्या मतलब होता होगा? ये जब इसको और छोटा करो सर। एप्लीकेशन कंट्रोल सर एप्लीकेशन कंट्रोल को ये क्या कह रहे होंगे? एज लाइक आप समझिए सर टैली की बात। अभी टैली क्यों? क्योंकि आप लोग इससे वेल नोन हैं, इसके बारे में वेल अवेयर हैं। सर टैली में होता क्या है ना कि परचेज के, सेल्स के, कैश के और पेटी कैश के, असेट रिलेटेड, डेबिट नोट रिलेटेड, क्रेडिट नोट रिलेटेड, डेटर रिलेटेड, क्रेडिटर रिलेटेड, सारी की सारी इंडिविजुअल एंट्रीज आती है। सारी की सारी सर इंडिविजुअल एंट्रीज को क्या किया जाता है? फीड किया जाता है। दैट मीन्स ये जो फीडिंग टैली में हो रही है जिसमें मैंने ब्लैक सर्कल किया, ये सब चीजें ये क्या है सर? ये टैली सॉफ्टवेयर के लिए एक इनपुट है। इनपुट है जिसपे सर टैली सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करके मेरी रिपोर्ट्स बना के देता है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, ये सब चीजें बनाता है। यस सर। तो सर अगर हमने टैली के अंदर गलत एंट्री डाली, मान लीजिए सर हमने क्रेडिटर गलत डाल दिए, डेटर गलत डाल दिए, या कोई भी फॉल्स एंट्री डाली, फ्रॉड करवा दिया, किसी आदमी कोई इंसान आया, मेरा अकाउंटेंट नहीं था और लैपटॉप के पास आके टैली में किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने अगर एक्सेस कर लिया, अनऑथराइज्ड पर्सन ने, तो क्या वो मेरे पूरे रिकॉर्ड्स को खराब नहीं कर सकता सर? कर सकता है। या भाई चलो अनऑथराइज्ड पर्सन आया और वो पूरा डिलीट ऑल दबा दिया, पूरा मेरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम नहीं उड़ा सकता? बहुत कुछ कर सकता है सर, बहुत कुछ। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ सोचिए एक फॉर्म के टैली के रिकॉर्ड्स को ही कितना सिक्योर रखना पड़ता है कि सारे इनपुट सही हों और उस पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना ला पाए। इस नजरिए को लेते हुए अब आप इसको पढ़िए, इस टॉपिक को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल इज टू इंश्योर, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंश्योर करेगा कि डाटा रिमेन कंप्लीट, जो भी डाटा हो कंप्लीट हो। क्यों? कैसे? मतलब सर जितने भी थे ना ये डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, सारे के सारे रिकॉर्ड हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जितने भी सेल्स, परचेज और अदर ट्रांजैक्शन हुए। अगर मैंने असेट परचेज की, एज लाइक मान लीजिए मोबाइल ही परचेज किया, फर्म ने मोबाइल परचेज अगर किया तो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक आए, दोनों की एंट्री आए और ये एंट्री ना पूरी छूटे, मतलब हो सके मोबाइल की एंट्री भी ना छूटे और अगर मोबाइल हुआ है तो बैंक का इफेक्ट भी आए, सब कुछ कंप्लीट आए। ठीक सर जी, कंप्लीट आए, एक्यूरेट रहे, सब कुछ सही रहे एंड वैलिड ड्यूरिंग इट्स इनपुट, इनपुट के टाइम सब कुछ सही रहे, अपडेट करने के टाइम सही रहे, स्टोर हुआ है तो भी सब कुछ सही रहे। कुल मिला के आपसे एप्लीकेशन कंट्रोल की बात ये कह रहा है, एप्लीकेशन में इनपुट हो, प्रोसेसिंग हो, आउटपुट हो या स्टोरेज हो, हर समय डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए।
आपको बहुत जगह वर्ड मिलेगा डेटा इंटीग्रिटी का। सर ये इंटीग्रिटी से आपका क्या मतलब है? इंटीग्रिटी से मेरा मतलब है कि हमने डेटा को जैसा रखा हो, हम जब उसको व्यू करें या जब व्यू करें या फिर हम उसको जब प्रोसेस करें या कुछ भी कर रहे हो, तो जैसा डेटा को हमने रखा था हमें वैसा ही डेटा मिले। इट मींस अगर हमने लिखा है कि किसी डेटर का अमाउंट हमने लिखा है, किसी डेटर की फिगर लिखी कि 1 लाख रुपीज है, तो अगर कुछ टाइम बाद या 2 महीने बाद हम ओपन कर रहे हैं और उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है, मतलब हम व्यू करने के लिए ओपन कर रहे हो, उसको प्रोसेस करा रहे हो या फिर उसको हम एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो जैसा हम रखे थे वैसा ही मिले। सॉफ्टवेयर में कोई और आके इसके अमाउंट को चेंज ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए, या फिर ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसमें कुछ चेंजिंग ना कर दे। ये हमारा पर्पस होगा। क्या होगा? ये हमारा पर्पस होगा। इसको कहते हैं सर डेटा इंटीग्रिटी, कि डेटा को जैसा रखा था डेटा वैसा ही मिला, वो चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ, वो मॉडिफाई नहीं हुआ। ठीक है सर। द स्पेसिफिक कंट्रोल कुड इंक्लूड फ्रॉम डिजाइन। अब ये कंट्रोल कैसे आएगा भैया? इस कंट्रोल को करने के लिए एक डिजाइन कर सकते हैं आप कि स्पेशल फॉर्मेट में ही डेटा जाएंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मेरा परचेज मैनेजर है वो सही बुक्स बनाए। भाई कैश के फर्जी एक्सपेंसेस ना बने, क्योंकि कैश वाउचर क्या है? देखो यहाँ मेरा कैश वाउचर क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, तो कैश वाउचर सही बन रहा है कि नहीं, सारे इनपुट सही आ रहे हैं कि नहीं, प्रोसेसिंग सही हो, आउटपुट जो मिले वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना पा पाए, मीडिया सही जाए। एज लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेट पहुंचे, जहां पे ग्राफिकल मीडिया एज लाइक पिक्टोरियल जाना है, पिक्स अपलोड होती है वहां पिक्स जाएं। जैसे कि मैंने आपको फास्ट टैग का बताया था कार्ड्स के लिए, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो कुल मिला के ना पुराने सारे चैप्टर्स का सार यहाँ निकलेगा। अब आपका आइडेंटिफिकेशन होती रहे कि इसी इंसान को, इसी व्यक्ति को एक्सेस देनी है अपने सॉफ्टवेयर की। टैली का एक्सेस किसको देना है पता चल सके। जिस तरीके से आप बैंक ऑडिट जाते हो तो आपको ऑडिट आईडी मिलती है, तो आप क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन है कि इन्हीं इंसान को ऑडिट आईडी देनी है। मूवमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, ये चीजें क्या करेगा? एप्लीकेशन कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज में आएगा। डाटा बैकअप होना चाहिए, और अगर कोई डिजास्टर हो गया तो हम रिकवरी भी कर पाएं डाटा की। ये बात कर रहे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल की। और बहुत सीधी सादी बात आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सारे आपके मोबाइल के फीचर, आपके मोबाइल सबको सही से काम करना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपका मोबाइल ना पा जाए, आपके मोबाइल में डाटा बैकअप आप ऑन रखते हैं, और अगर नहीं लॉस्ट हो गया मान लीजिए कुछ भी, तो आप मेल के थ्रू रिकवरी करा लेते हैं। कुछ कुछ वही बातें लिखी है। क्यों? क्योंकि सर ये एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है, और एप्लीकेशन और यूजर इंटरफेस, इन दोनों का डिफरेंस हमने आपको बताया था। जहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम IS, जहां पे फिर हमने आपको बताया सर कि आपका यूजर इंटरफेस मतलब OS क्या होता है। OS समझो, OS हमने बताया था, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था। तो OS और AS हमने बताया था। तो उसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर लगने वाले कंट्रोल्स के बारे में आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या बोला? देखो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी। अब GSTR1 ऑटोमेटिकली फिल कर दे, एक्सपोर्ट करें डाटा, तो जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी है GST डिपार्टमेंट के थ्रू, GST डिपार्टमेंट के लिए, वो भी ये फुलफिल कर दे। एनी फंक्शन और एक्टिविटी दैट वर्क्स टू इंश्योर द प्रोसेसिंग एक्यूरेसी इन एप्लीकेशन कैन बी कंसीडर्ड एन एप्लीकेशन कंट्रोल। और वो सारी एक्टिविटियां जो फंक्शंस या एक्टिविटी को इंश्योर करती है उसके प्रोसेस को कि वो एक्यूरेट हैं, वो एप्लीकेशन कंट्रोल के तहत आते हैं। मतलब सर वो सारे कंट्रोल्स जो हमारे काम को एक्यूरेसी और हमारे काम को प्रोसेस कराते हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, वो सब क्या हो गए? एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आ गए हैं। अब एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये लिखा कुछ बड़ा नहीं है, मैंने जो एग्जांपल्स दिए ना, अब आपको बिखरे बिखरे लग रहे होंगे, सच्चाई है बिखरे बिखरे लगेंगे, बट आपको हर एक एग्जांपल, अब आप अगर पूरा पैरा एक बार फिर से आप खुद से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप कहेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल में कुछ भी नया नहीं लिखा है, बहुत बहुत आसान चीज है ये, जनरल बातों को घुमा फिरा के लिखते हैं ये। अब एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें तो अकाउंटर क्लर्क of a bank required to perform various business activities as a part of his job description and assigned responsibility. She can relate to advantage of technology when he is able to interact with the computer system from the perspective and meeting his job objectives. देखो मैंने भी आपको
इस छोड़ो, इसके एग्जांपल को छोड़ दो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बैंक वाला ही, कि बैंक के एम्प्लॉय को सबको अलग अलग ऑडिट मिलती आईडी मिलती है, आपको ऑडिट आईडी मिली है तो आप ऑडिट के ही काम कर पाओगे। क्लर्क को वेरियस टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल लगाने की नीड है। ये बहुत क्लियर नहीं बताया है, इससे क्लियर तो मैंने आपको समझा दिया था। अब बात करें सर हम एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाएं कैसे, हम टैली पे कंट्रोल लगाएं कैसे, तो देखिए इसका इन्होंने तरीका बताया, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल। अब ये इनपुट कंट्रोल के ऊपर ही लिखे हैं, कम्युनिकेशन कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल। ठीक सर, इस तरीके से इन्होंने बोला कंट्रोल लगाने के लिए। देखिए डाटाबेस कंट्रोल भी है, लेकिन अभी यहां तक पे बस हम आते हैं बाउंड्री कंट्रोल के ऊपर। सर बाउंड्री कंट्रोल से मतलब क्या है? आपका एक सुंदर सा घर है सर, आपके इस घर में क्या कोई भी घुस सकता है क्या? नहीं सर। अच्छा चलो सर, तो उसके लिए तो आपने डोर बना दिया है, ठीक है सर डोर बनाया हमने, आप कैसे कह रहे हो कोई आईना है, बट आपका जो कोर्टयार्ड एरिया होगा वहां पे आपने एक बाउंड्री भी बना रखी होगी, ये है आपका गेट, या आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे एक पैसेज होगा जिसकी बाउंड्री होगी। क्यों है सर वो बाउंड्री? आवारा पशु या लोग, अनजान व्यक्ति आपके एरिया में एंट्री ना ले पाए, इसके लिए एक बाउंड्री बनती है। हाँ सर, अब बाउंड्री भी विभिन्न तरह के लोग बनवाते हैं, कोई कंक्रीट की करवाएगा, कोई सीमेंटेड ईंट की करवाएगा, कोई पत्थर की करवाएगा, तो कोई फेंसिंग करवा के केवल छोड़ देंगे, तो कुछ लोग कांटे वाले तार लगवाएंगे बाउंड्री बनाने के लिए, तो कुछ लोग स्टील की जालियां लगवा देंगे बाउंड्री के लिए। बाउंड्री, लेकिन साहब सबका काम क्या है? सबका काम है घर के चारों तरफ की बाउंड्री कि अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर सड़क पे चलने वाले आवारा पशु आपके घरों में ना आए। ठीक है, तो सर उसी तरीके से टैली के पास कोई भी पहुंच के उसको एक्सेस ना करे, इसलिए किसी उसके चारों तरफ एक बाउंड्री कंट्रोल लगाया गया कि वो यहां तक पहुंच ही ना पाए, कोई भी आवारा इंसान, आवारा पशु, इंसान नहीं, आवारा पशु या अनऑथराइज्ड पर्सन यहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब टैली के सेंस में हम इस बात को सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे? पशु से तो मतलब नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला पर्सन, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो कर सकता है पर्सन, वो पर्सन या फिर जो मेरे लिए हार्मफुल है, उस टाइप के लोग यहां पे टैली तक का एक्सेस न ले पाए। क्लियर? यस सर क्लियर। तो अब देखिए इसके लिए कह क्या रहा है, द मेजर कंट्रोल ऑफ द बाउंड्री सिस्टम आर एक्सेस कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म दैट लिंक्स द ऑथेंटिक यूजर टू द ऑथराइज्ड रिसोर्सेज दे आर परमिटेड टू एक्सेस। सर पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे बात कर रहा है, तो कुछ वर्ड्स जिसको हम अभी मार्क करा रहे हैं, आप भी इनको हाईलाइट करते रहा करिए कि आपको पूरा नहीं लिखना पड़े, केवल उन वर्ड से आपका काम चल जाए। ये बाउंड्री कंट्रोल क्यों लिखा होगा? सर ये एक्चुअल में एक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है। क्या है? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो क्या करता है, केवल ऑथेंटिक यूजर ही ऑथराइज्ड रिसोर्सेज को यूज कर पाए, केवल ऑथेंटिक यूजर ही ऑथराइज्ड रिसोर्सेज को यूज कर पाए। एज लाइक सर आपके जो बैंक का कैशियर है ना, ये तो एक ऑथेंटिक यूजर है, लेकिन ये अब दो रिसोर्सेज है आपके बैंक में, एक चीफ मैनेजर का भी सॉफ्टवेयर है, एक लोनिंग अफसर का भी सॉफ्टवेयर है, और एक कैश मैनेजर का भी सॉफ्टवेयर है, और ये इंसान जो है ये कैश मैनेजर है। तो सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन ऑथराइज्ड रिसोर्सेज कैश मैनेजर वाले सिस्टम को ही एक्सेस कर पाए। इसकी व्यवस्था कहां की गई, इसका कंट्रोल कहां किया गया? बाउंड्री कंट्रोल के तहत किया गया। ठीक है सर। द बाउंड्री सबसिस्टम एस्टैब्लिश द इंटरफेस बिटवीन द वुड बी यूजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द कंप्यूटर इटसेल्फ। किसके बीच में स्टैब्लिश करता है? द बाउंड्री सबसिस्टम एस्टैब्लिश इंटरफेस किसके बीच में है? जो सिस्टम को यूज करने वाला है वो इंसान और सिस्टम खुद, इन दोनों के बीच में क्या करता है? देखिए यहां पे लिखा है इंटरफेस क्या होता है? एस्टैब्लिश करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है सर, बाउंड्री का वही काम है जो आपने समझाया था। मेजर बाउंड्री कंट्रोल्स आर एज फॉलोज। कौन से बाउंड्री कंट्रोल हैं? देखिए बाउंड्री कंट्रोल को यहां पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक क्रिप्टोग्राफी में बताया हुआ है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, और 3 टेक्निक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी होती है, ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन। चलो क्रिप्टोग्राफी बताओ सर क्या होता है। अच्छा, आप सभी लोगों में से 100% लोग, आप 100% लोगों में से 100% लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। अब आप व्हाट्सएप में किसी को भी आईडी ओपन करना, चलिए आपने मेरी वाली आईडी जो आपने सेव की होगी, CA वहां पे दिख रहा होगा आपको, आप उसको टच करेंगे और जब चैट बॉक्स में आएंगे तो वहां लिखा होगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन चैट। सर इसका क्या मतलब होता है? मतलब क्या होता है, देखिए आप यहां से हमें भेज रहे हैं हेलो, हेलो सर, ठीक है, आपने भेजा हेलो सर, इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट।
लेकिन जब ये मेरे सिस्टम में आ रहा है ना, तो ये हेलो सर, ये आप यहां से चला हेलो, लेकिन ये चेंज हो गया और ये कुछ स्टार मार्क हैशटैग डॉलर पता नहीं क्या इस टाइप का साइन बनते बनते टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे ऐसे 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 चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे जब ये चलता है तो उसके बाद ये पहुंचता है मेरे सिस्टम में, ये है मेरा सिस्टम, और फिर ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये कैसे पहुंचा है सर? ये यहाँ पे तो आपका वही पूछा है हैशटैग स्टार और पता नहीं क्या क्या सिग्नेचर साइन के साथ, तो मेरे सिस्टम में। बट जब ये मेरा चैट बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? हेलो सर। तो सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है? देखिए ये इस तरीके से काम करता है कि जब आपके सिस्टम से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे पहुंचा तो इस जगह पे आपके साथ क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्ट हो जाता है। यहाँ पे डाटा इसको कहेंगे इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्शन की के थ्रू प्लेन टेक्स्ट बदल जाता है साइफर टेक्स्ट में। किसमें? साइफर टेक्स्ट में। सर साइफर टेक्स्ट क्या होता है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जिसको समझा नहीं जा सकता, कोई अनजान आदमी देख के समझ नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा है, दैट्स कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, अब जब ये मेरे सिस्टम में पहुंचेगा ना, जब ये यहां पे आएगा तो अगेन यहां पे डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिक्रिप्शन की होगी जो इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा कि आपने हेलो सर भेजा था। बट मीनवाइल जब यही हेलो सर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे होता है ना, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो अगर कोई लीक करे, कोई आके इसको अटैक करके कोई पढ़ने की कोशिश करे तो भी वो पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि जा क्या रहा है, लिखा क्या है, बिकॉज ये साइफर टेक्स्ट फॉर्म में जाता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। अब इसको करने की कुछ टेक्निक्स भी हैं, वो आपको इसी के साथ हम बताते हैं। आइए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ पे बस प्रॉब्लम आती है। बट मेरे साथ पढ़ने में वो भी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा होगा जहाँ पे शायद हम लाइन बाय लाइन ना पढ़ा पाए कुछ जगहों पे। क्रिप्टोग्राफी डील्स विथ प्रोग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू साइफर टेक्स्ट दैट आर मीनिंगलेस टू एनीवन। भाई साइफर टेक्स्ट मीनिंगलेस होते हैं किसी के लिए, कोई मतलब के नहीं होते हैं। Who does not process the authentication to access the respective system resource और फाइल, जिसको जो समझ ही नहीं पाता बिकॉज उसके पास अथेंटिक सिस्टम नहीं है इस फाइल को पढ़ने का, क्योंकि वो तो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं बिकॉज आपके व्हाट्सएप में क्या लिखा था? एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब ये जो साइफर टेक्स्ट गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे आके ही डिक्रिप्ट हो सकता है और कहीं नहीं। ठीक है सर। अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इनक्रिप्ट डाटा, मतलब क्लियर टेक्स्ट को क्या करती है? क्रिप्टोग्राम के थ्रू साइफर टेक्स्ट में बना देती है। एंड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डिसाइफर एंड साइफर टेक्स्ट बाय द क्रिप्टनालिस्ट। क्रिप्टोग्राफी देखो, जो क्रिप्टोग्राफी होती है ना, अब कितनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मिलिट्री वगैरह के जो जाते हैं वो एक स्पाइरल सिस्टम के थ्रू होता है, उनका क्रिप्टोग्राफी तो तोड़ ही नहीं सकते। और अभी आपने रिसेंट में मूवी, रिसेंट तो नहीं कह सकते बट बेबी करके एक मूवी है, इसमें भी दिखाया होगा कि जो टेररिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीके का साइफर टेक्स्ट ही जा रहा है कि बीच वाला इंसान जब तक उसको डिकोड नहीं करेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि लिखा क्या है। हाँ सर, तो सर इस क्रिप्टोग्राफी को करने के तरीके क्या होते हैं? 3 टेक्निक्स बताई गई है, ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट साइफर। सर ट्रांसपोजिशन मतलब जैसे मान लो अगर हमको बताना है कि मेरा मोबाइल नंबर है 199183, ठीक है, और हम चाहते हैं ये सिर्फ आपको पता चले, किसी और को ना पता चले, और हम लोगों ने एक अरेंजमेंट कर दिया है कि सर 918 तो ठीक है लेकिन हम यहाँ भेजेंगे आपको 39 और आप इसको ट्रांसपोजिशन कर देंगे, या फिर इस तरीके से भी अगर नहीं समझें 99183 है, इन 8 की जगह हम 3 लिखेंगे और 3 की जगह हम 8 लिखेंगे, 38 हमने कर दिया। हमने क्या किया? इसकी जगह को बदल दिया है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। सब्स्टिट्यूशन में क्या, सॉरी ट्रांसपोजिशन एरर भी होता है वैसे, तो इस तरीके को कहेंगे ट्रांसपोजिशन क्रिप्टो टेक्निक। दूसरा टेक्निक क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं भाई जहां जहां N9 लिखे वहां वहां ये वाली वर्ड समझ लेना, 9 को सब्स्टिट्यूट करके हमने कोई और डिजिट लिख दी, 5 लिख दी। और प्रोडक्ट साइफर मतलब ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों का कॉम्बाइंड करके हमने अपने मैसेज को इनक्रिप्ट किया है। इसके अलावा भी सर बाउंड्री कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं कि मेरे सिस्टम में ना पासवर्ड डाले कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो पासवर्ड लगा दिया हमने। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया हमने आपको, आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे दिया। बिल्डिंग के अंदर अगर मेरी आना है, मेरा ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस के बाउंड्री गेट पे ही अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है
तो आपको खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बाहर। या बायोमेट्रिक डिवाइस आपके रेटिना को स्कैन करके हम अपनी बिल्डिंग के अंदर एंट्री देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हो गई जिस टेक्निक्स के थ्रू आपने क्या किया, इनपुट कंट्रोल किया। प्लीज बताओ कुछ भी ऐसा जो समझ में आया। वर्ड्स बड़े होते हैं बट आपके प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए, जैसे व्हाट्सएप जैसी चीज से मैंने जोड़ा, इस एग्जाम्पल को खोजने में भी कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसके बाद भी कुछ लोग जब डिसलाइक कर देते हैं वीडियोस पे तो हमें समझ में नहीं आता है क्यों करते हैं। चलिए, आपको क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम आई है प्लीज हमें जरूर बताइएगा, नहीं आई है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर इनपुट कंट्रोल के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ बात बताओ सर कि ये जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं क्या ये इतना ही हमारी बुक में भी लिखा है? जी नहीं, आपकी जो आईसीआई की मॉड्यूल है उसमें पासवर्ड के बारे में फिर एक पैरा लिखा होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में एक पैरा लिखा होगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में लिखा होगा, बायोमेट्रिक डिवाइसेस के बारे में पैरा लिखा होगा। इस पैरे को हमने यहाँ पे फिर से नहीं लिखा है बिकॉज सीबीएस में भी हमने पढ़ाया है आपको ये चीजें, और चैप्टर 1 में बीपीए में भी पढ़ाया है। तो ये चीजें हमने आपको कहीं ना कहीं पूरा रेफरेंस दे दिया है, और अंदर का वैसे भी आप कभी नहीं पढ़ते हो, पासवर्ड आप खुद से ही लिखते हो, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है। जिसको पढ़ना हो आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ सकता है। अब बात करें इनपुट कंट्रोल की, तो सर टैली में जो भी डाटा, टैली नाम की चीज में सर ये जो टैली नाम का है सॉफ्टवेयर, इसमें जो एंट्री हो रही है ऐसे 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 ऐसे, टैली को पी&एल और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या मिल रहा है, इनपुट। तो अगर सर यही इनपुट गलत होगा तो सर क्या ये जो पी&एल और जो बैलेंस शीट बन रही है सर, क्या ये फॉल्ट नहीं बन पाएगी, मेरी फॉल्स नहीं बनेगी, क्या गलत नहीं बन जाएगी? बिल्कुल सर, ये तो फॉल्स बन जाएगी सर, गलत बन जाएगी। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारा उद्देश्य है कि टैली में जो जो डाटा जाए वो सही जाए। मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन में जो चीजें जाए और जो चीजें एप्लीकेशन से आउटकम निकले सब सही हो। तो मतलब आउटपुट भी अगर सही निकले तो इसके लिए हमको एप्लीकेशन में जाने वाले इनपुट्स पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो वही यहां बोला है इनपुट कंट्रोल। ये भी बहुत इजी निकलने वाला है आपके लिए। अब ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी निकलने वाला है। देखिए इनपुट कंट्रोल में क्या होता है, data that is presented as an application as input data must be validate for authorization, reasonableness, completeness and integrity। वही सारी बात लिख गई कि जो डाटा था मेरा इनपुट, वो मेरा इनपुट ऑथराइज होना चाहिए। मतलब पड़ोसी के फर्म के ए लिमिटेड है यहाँ पे और ये बी लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड के टैली की एंट्री हो रही है तो बी लिमिटेड के वाउचर की एंट्री मत कर देना। पहली बात तो ऑथराइज होना चाहिए, रिजोनेबलनेस होना चाहिए। कैश वाउचर वाला आदमी ही आके बैंक का एम्प्लॉय है। चलो अगेन समझते हैं, अगेन छोटी सी बात सर। देखिए कैश मैनेजर जो होता है, कैश काउंटर पे जो हो रहा है, कैशियर भी जिसको आप बोलते हैं, वो डेली कैश क्लोजिंग का बैलेंस बताता है, जिसमें पता है ऑडिटर के सिग्नेचर होते हैं, जो वहां का कॉन्करेंट ऑडिटर होता है, और कैशियर के होते हैं। ठीक है। तो उसने बताया 2000 के 8 नोट थे, 500 के 7 नोट थे, 200 के 3 नोट थे, 100 के 12 नोट थे, 50 का 2 नोट था और 5 रुपए के कॉइन्स थे। ऐसे बताया। आपको पता है ये ऐसे लिखने पड़ते हैं, किस करेंसी के कितने पीसेस हैं, ये ऐसे लिखना पड़ता है। तो भाई ऑथराइज्ड पर्सन ही बताए, कैशियर ही बताए हमको ये बात, रिजनेबल पर्सन बताए, कंप्लीट डिटेल दे हमको। ऐसा ना दे कि 500 वाले कितने नोट थे ये बताए ना, और इंटीग्रिटी हो कि अगर आज ये चीज डायरी में लिख दी गई तो भाई कैशियर के जाने के बाद कोई, या ऑडिटर के जाने के बाद 500 के 7 नोट को 5 नोट बना के कोई 2 नोट गायब ना कर दे। समझ में आया? हाँ सर, अब तो क्रिस्टल क्लियर है सर जी, अब तो क्रिस्टल क्लियर है। These are responsible for ensuring the accuracy and completeness of data and instruction input into an application system. Input control are important and critical since substantial time is spent on input of data involve human intervention and are therefore error and fraud prone। भाई साहब फ्रॉड, देखो एरर तो गलती से कोई हो सकती है, चलो एरर तो हो गई कोई गलती से, बट यहां फ्रॉड तो हो सकता है। सर फ्रॉड कैसे? चलिए एक छोटी सी बात आपको और फ्रॉड के लिए हम समझाते हैं। फ्रॉड कैसे? देखो ये एक चुन्नू है, ये है मेरा बाघा, जेठालाल का स्टाफ बाघा। ठीक है। अब ये बाघा जो है ना, ये बाघा क्या है, परचेज ऑर्डर देता है सबको।
बाघा देता है सबको परचेज ऑर्डर, ठीक है। ये जेठालाल की है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक सर जी। और ये गोदाम है, गोडाउन है, ठीक है इनका, ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं मगन, यहाँ पे मगन बैठा है, ठीक है सर जी, ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या है, ये इसने किसी हाइपोथेटिकल इंसान को, जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राजू के नाम पे बोला कि सेठ जी हमने राजू को परचेज ऑर्डर भेजा है टोनी टीवी के 1000 पीसेस का, और एक पीस की कीमत है सेठ जी 2000 रुपए इंटू 1000 रुपए, 20 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है। जेठालाल बोला ठीक है। जेठालाल बोलता है ओके चलो तुमने किया तो ठीक है। अब ये परचेज ऑर्डर भेज दिया है। अब पेमेंट देने के लिए जेठालाल ने बिल पहुंचने के पहले इसको बोला ठीक है ये लो चेक, और चेक से पेमेंट कर दो इसको, ठीक है सर जी। अब फ्रॉड प्रोन भी हो गया। अगर मान लीजिए ये इंसान जो है 2000 टीवी का आई नहीं, एक्चुअल में 1000 टीवी ही आई थी, और इससे एक्स्ट्रा पेमेंट लेके चला गया और हमने इनपुट पे कंट्रोल नहीं लगाया तो दिक्कत है। और एक और मैं आपको अभी इसी के साथ एक और कंसेप्ट बता देते हैं बीच में ही, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना सर, इनपुट सबको सही होना चाहिए। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है ना बाघा, ये झूठ बोला मिस्टर राजेश एग्जिस्ट ही नहीं करते तो, और ये 20 लाख रुपए ना ले जाए किसी अदर अकाउंट में पैसा लगा के खुद चंपत हो जाए, खुद गायब हो जाए। हाँ सर ये भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि सर जो गोदाम है वहां पे इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करवाता है जेठालाल। फिजिकल काउंट होता है किसके द्वारा, मगन के द्वारा। तो अगर 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 बाघा फ्रॉड करना चाहे और मगन कह दे कि सर कि सेठ जी जेठालाल जी कोई 1000 टीवी आए नहीं है गोडाउन में, तो क्या जेठालाल कभी भी पेमेंट करेगा? सर नहीं पेमेंट करेगा। इसका मतलब सर एक बात और समझिए प्लीज, कि अगर कोई काम बाघा यहां कर सकता था और फ्रॉड कर सकता था, तो वो फ्रॉड ना करे। इस फ्रॉड को कंपनसेट करने के लिए हमने मगन से क्या करवाया, इन्वेंट्री काउंट फिजिकल करवाने का सिस्टम रख दिया। तो मगन मेरा एक कंपनसेटरी कंट्रोल माना जाएगा, जो बाघा पे लगने वाले कंट्रोल को अगर कहीं लैकिंग आ रही थी ना, बाघा फ्रॉड कर सकता था, तो वहां पे कंपनसेट करता है उसको। क्या करता है? उसको कंपनसेट करता है। तो फ्रॉड प्रोन भी कहां होते हैं? इनपुट में सबसे ज्यादा होते हैं। और कंपनसेट का मैंने आगे का भी कंसेप्ट बता दिया आपको। चलिए, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, अगेन वही पूरे वाउचर्स के बारे में बात करेगा कि वाउचर सही होने चाहिए, वाउचर खराब नहीं होने चाहिए, वाउचर गलत नहीं होने चाहिए। आई थिंक अभी आपको ये जो मैंने सिस्टम थोड़ा जल्दी बता दिया है, कंपनसेटरी कंट्रोल आगे मिल जाएगा। इन सिस्टम दैट इज अ फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन, केयरफुल कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज ओवर दीज इंस्ट्रूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉड कैन बी यूज टू रिमूव एसेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। क्या पता भाई बाघा बोलता सर जी कि चालू पांडे जी इंस्पेक्टर आए तो टीवी लेके चल दिए थे, तो वो तो वैसे भी एक बार एपिसोड में दिखा चुका है। ठीक है सर। दूसरा बात करेंगे सर डाटा कोडिंग कंट्रोल्स की। मतलब यहां तक आपका इनपुट बाउंड्री कंट्रोल के अंदर इनपुट बाउंड्री कंट्रोल पढ़े, इनपुट कंट्रोल पढ़े। इनपुट कंट्रोल में यहां पे आप लिखिए, इनपुट कंट्रोल में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, इनपुट कंट्रोल का पॉइंट नंबर 1 आपका आया है सोर्स डॉक्यूमेंट। इनपुट कंट्रोल का पॉइंट नंबर 1 आपका आया है सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 2 आएगा डाटा कोडिंग कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3 आएगा बैच कोडिंग कंट्रोल। और पॉइंट नंबर 4 आएगा वैलिडेशन कंट्रोल। ये 4 कंट्रोल आएंगे इनपुट कंट्रोल के अंदर, जिसमें से आपने सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल पढ़ भी लिया और समझ भी लिया है। अब हम बात करेंगे आपसे बैच डाटा कोडिंग कंट्रोल्स के बारे में। डाटा कोडिंग कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसने बोला 2 टाइप्स ऑफ एरर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन एरर कैन करप्ट अ डाटा कोड एंड कॉज प्रोसेसिंग एरर। ये जो 2 तरह की एरर्स होती हैं जिसके कारण डाटा कोड करप्ट हो सकता है और प्रोसेसिंग में मेरे एरर आ सकता है। ये 2 एरर क्या होती हैं अभी बताते हैं आपको। एनी ऑफ दीज एरर कैन कॉज ए सीरियस प्रॉब्लम इन डाटा प्रोसेस इफ दे को अनडिटेक्टेड। अगर भाई हमको पता ही नहीं चला ना कि हमने गलती की है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एंड दीज सिंपल एरर्स कैन सेवरली डिस्टर्ब ऑपरेशन, और ये एरर ऑपरेशंस को मेरे डिस्टर्ब करती हैं। सर कैसे? देखो, ये है राजू और ये है काजू। आपको क्या हुआ, पता क्या चला कि इन्होंने ना, ये मेरे था डेटर, क्या था डेटर। अब इस डेटर ने एक गलती कर दी। डेटर ने गलती नहीं की, हमने गलती की, ये अकाउंटेंट है, चलो मेरा एरर, इसने एंट्री करते समय गलती की।
राजू काजू की छोड़ो, राजू काजू की बात छोड़ो, कल राजू को करते हैं। इसने हमने इसको सेल्स की थी और अब हमें इससे पैसा चाहिए, हमें इससे पैसा चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, आपको इससे पैसा चाहिए। हमने इसको सेल्स की है 13,80,739 की। सर थोड़ा साफ लिख दो, हम समझ गए थे कि आपकी ये रिक्वायरमेंट आने वाली है। सर हमने कितने की सेल्स की है? 13,89,638 रुपीज़ की, ठीक है। अब क्या किया, जब ये अकाउंटेंट गया ना तो इसने यहाँ पे गलती से लिखा क्या, इसने लिखा क्या है देखिए, इसने लिखा क्या है 13,89,638 जीरो, एक जीरो इसने बढ़ा दिया। तो क्या डेटर के साथ एक जीरो इसने बढ़ा दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया एक जीरो बढ़ाने से, या फिर 13,89,63 केवल लिखा क्या तो बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया? यहाँ पे तो डेटर नाराज हो जाएगा मेरा, इस जगह पे तो डेटर को नुकसान है और इस वाली जगह पे हमें नुकसान है। तो इस तरह की कोई एरर जहां पे आपसे कोई एक डिजिट छूट गई या कभी एक्स्ट्रा लग गई है, क्या आपसे छूट गई या एक्स्ट्रा लग गई है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एरर। कौन सी एरर? ट्रांसक्रिप्शन एरर। और देखिए अभी आपने पढ़ा कि इस टाइप की एरर होने के कारण अगर ये डिटेक्ट ना हो तो ब्लंडर बना सकती है, सही बात है। अगर ये डिटेक्ट नहीं हुई, चलिए ये वाली एरर हो गई, अगर डिटेक्ट नहीं होती है तो 1,38,000 और कहाँ 13 लाख, इट मीन्स आपको 12 लाख का अराउंड लॉस लग जाएगा तुरंत। कितनी बड़ी एरर है। सर एक और एरर होती है जिसको आपने पढ़ा था अभी, ट्रांसपोजिशन। सर ट्रांसपोजिशन एरर का क्या मतलब है? मतलब 1389638 का जो मेरा डेटर था, गलती से इसने लिख दिया ना 3189,638, मतलब 13 लाख को 31 लाख इसने बना दिया, ट्रांसपोजिशन कर दिया, मतलब जगह बदल दी। 3 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर। और अगर ये दोनों एरर डिटेक्ट ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बिजनेस के लिए। पूरी बात यही बताई गई है इसमें, ठीक है। यस सर, देखो ट्रांसक्रिप्शन एरर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाटा एंट्री एरर दैट इज कॉमनली मेड बाय ह्यूमन ऑपरेटर बाय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR प्रोग्राम के तहत, लाइक एडिशन एरर व्हेन एन एक्स्ट्रा डिजिट इज एडेड टू द कोड। मैंने बताया ना जीरो ऐड हो गया, या फिर ट्रंकेशन एरर, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ ट्रंकेशन एरर वेयर अ डिजिट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोड, जहां से डिजिट रिमूव हो गई कोड से, इसने कोड लेके बोला और हमने क्या आपको अमाउंट लेके बताया गया था। एंड सब्स्टिट्यूशन एरर, रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिजिट इन अ कोड विथ अनदर, ठीक है सर। किसी रिप्लेसमेंट में, सर अभी आप बोलोगे सर ट्रांसपोजिशन और रिप्लेसमेंट में क्या अंतर आ गया? मतलब सर ये देखिए, जैसे इसको लिखना था 1389638, इसने जीरो बढ़ा दिया, जीरो हटा दिया, या फिर एक किसी दूसरी डिजिट से बदल दिया तो 1589638 लिख दिया। सर 3 और 5 रिप्लेस हो गए ना, बट ये ट्रांसपोजिशन नहीं हुआ, एक की जगह 5 और 5 की जगह 1 नहीं आया है, वो यहां पे आया है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर। ओके, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान याद आ जाता है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस पे तो हम लोगों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर, ट्रांसपोजिशन एरर, वही आपको बताया 987654 की जगह क्या था 98 की, और 89 में ट्रांसपोजिशन कर दिया, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर। ओके सर, नेक्स्ट आता है सर आपका बैच कंट्रोल। देखो थोड़ा पढ़ लेना है, ये सब बहुत इजी चीजें हैं और सच बता रहा हूं बहुत लॉजिकल टॉपिक है आपका, ये भी आपको इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना कि सर जी ये भी बहुत टफ है, तो दिक्कत हो जाएगी। सर बैच कंट्रोल कहाँ होता है, आइए ये भी आपको बताएं। बैच कंट्रोल मोस्टली पता है कहाँ देखा गया है? क्लोथ इंडस्ट्री के लिए या फार्मास्यूटिकल्स का 100% काम, फार्मा इंडस्ट्री का 100% काम बैच प्रोसेसिंग में होता है। अब बैच प्रोसेसिंग के तहत क्या कहते हैं, जैसे मान लो बैच प्रोसेसिंग में इन्होंने काम किया, तो कुछ दवाइयों के नाम बताओ हमें, कृपया करके कुछ दवाइयों के नाम बताइए। यहाँ पे ये सीरियल नंबर आ गया, अब सीरियल नंबर के बाद मान लो इसने कोई मेडिसिन बताई 1 2 3 4 5, कुछ मेडिसिन बना रहे हैं ये, ठीक है, ये सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद मेडिसिन का नाम अगर हम बोले, चलो यहाँ पे इन्होंने बताया हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फिनाइलबुटाजोन, डाइक्लोप्लस और
साइपासाइक्लिन, मतलब इस तरीके के कुछ मेडिसिन इन्होंने बना दी है, कुछ कंपाउंड्स का नाम, नार्फ्लक्सिन, यहाँ पे न्यूमोस्लाइड, पैरासीटामॉल एंड ऑल दैट, इस तरह की कुछ मेडिसिन बनाई। अब इन्होंने बताया कि इसके 100 बॉक्सेस बनाए हैं, हर बॉक्स में 10 स्ट्रिप होती है, हर स्ट्रिप में 10 गोलियां होती है, जिसकी कॉस्ट 2 रुपये आ रही है। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद इसने बताया कि इसकी कॉस्ट या इसका प्राइस कितना बनता है। तो ये आपसे बताएगा ना, इसको चेक करने का तरीका बताएगा कि आप जो टेबल फॉर्म में बना तो आप ग्रैंड टोटल भी जोड़ेंगे, मतलब आप इस तरीके से भी टोटलिंग करेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर की भी टोटलिंग करेंगे, मतलब इस तरीके से टोटलिंग भी हुई, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड की टोटलिंग हो रही है, कोड्स की भी हो रही है, अमाउंट की भी हो रही है, सीरियल नंबर की भी हो रही है। चलिए आइए आपको एक बार इसको फिर से पढ़ाते हैं हम आपको। बैचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर, एक साथ एक बैच में जब कंपाउंड जाता है ना, जैसे मान लो ये ड्रग्स का है, ड्रग्स बोले तो सर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, मान लो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, ये एक साथ इस बैच की साइज अलॉट होती है कि सर इतना 1 kg जाएगा तो इतने प्रोडक्ट निकलेंगे, तो दैट्स कॉल्ड बैच, एक ग्रुप टुगेदर ट्रांजैक्शन में जाता है, बैच प्रोसेसिंग में जाता है ये। ओके सर जी। तो grouping together transaction that bears some type of relationship to each other, various control can be exercised over the batch of prevent or detect error or irregularities to identify error or irregularities in either a physical or logical batch. 3 types of control totals are as follows। तो पहले तो बताया भाई बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जो मैंने आपको समझा दिया, किस तरीके की 3 कंट्रोल लग सकते हैं। फाइनेंशियल टोटल्स, ग्रैंड टोटल कैलकुलेटेड फॉर ईच फील्ड कंटेनिंग मनी अमाउंट, ईच, ये जो फील्ड था ना, ईच फील्ड जो बहुत बड़ा बन गया क्या, ईच फील्ड यहाँ पे कितने रुपए का क्या 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 चीज हुआ, तो ईच फील्ड की कंटेनिंग अमाउंट को भी का ग्रैंड टोटल, ये जो आया था यहाँ पे 20,000 रुपए, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। हैश टोटल, ग्रैंड टोटल कैलकुलेटेड टू एनी कोड और अ डॉक्यूमेंट इन बैच, एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट, ये जो सीरियल नंबर आए थे इसके टोटलिंग की बात करेगा। और तीसरा बोल रहे हैं ना रिकॉर्ड काउंट कर लो, सर जैसे 1 2 3 4 5 थे तो इसका रिकॉर्ड काउंट करने का भी बात कर रहा है कि रिकॉर्ड काउंट करिए, ग्रैंड टोटल द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन रिकॉर्ड इन बैच। ठीक है सर जी, ये आपका बैच टोटल तक की बात आ गई। अब वैलिडेशन कंट्रोल की बात कर लें, चलो ये भी बहुत इजी चीज होती है। वैलिडेशन कंट्रोल्स, सर इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल, क्योंकि हम अभी इनपुट्स के अंदर है ना, तो वैलिडेशन कंट्रोल किसके बारे में बात करेगा, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में बात करेगा। ठीक है सर। इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल आर इंटेंडेड टू डिटेक्ट एरर, क्यों सर डिटेक्ट एरर करने चाहिए इन द ट्रांजैक्शन डाटा बिफोर द डाटा आर प्रोसेस्ड। इनपुट तभी चेक कर लो, एरर को तभी खोज लो जब डाटा प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोसेस होने के बाद तो इनपुट नहीं रह जाता ना, इनपुट में एरर तभी खोज लो जब डाटा प्रोसेस नहीं हुआ है, बिकॉज अगर ये प्रोसेस हो गया तब तो ये आउटपुट बन जाता है, तो खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, बट मिलेगा नहीं। सम ऑफ दिस कंट्रोल इंक्लूड द फॉलोइंग, देखो पहले बोला इसने ना फाइल इंट्रोग्रेशन, नहीं फील्ड इंट्रोग्रेशन। सर इसका क्या मतलब, इसका सीधा मतलब कि भाई मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, सर 10 डिजिट, तो केवल 10 डिजिट के लिए ही स्पेस छोड़िए, 11 या 9 डिजिट में उस इनपुट को अनऑथराइज्ड दिखा दीजिए या एरर दिखा दीजिए, वो इनपुट प्रोसेस ही ना हो पाए। दूसरा बात करता है सर ये रिकॉर्ड इंट्रोगेशन, मतलब सर आपको जिस टाइप का रिकॉर्ड चाहिए उस पे आप कुछ लिमिटेशंस लगाइए। एज लाइक मान लीजिए आपको जो रिकॉर्ड है उसमें इनपुट में वेट और टेम्परेचर, चलिए हम 2 बातें लेते हैं, तो क्या सर वेट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कभी वेट निगेटिव हो सकता है क्या, -2 kg -8 kg, नहीं। तो जो वेट का इनपुट हो वो कभी निगेटिव ना हो, अगर एरर के थ्रू किसी ने निगेटिव डाल दिया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है कि निगेटिव आ गया तो एरर आ जाएगा, सिस्टम तो प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज वेट कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो इसलिए वहां पे इनपुट निगेटिव ले ही ना, ऐसा मैनेजमेंट कर दिया, गलती से -3 kg कोई डाले ही ना, माइनस साइन कभी इनपुट को वैलिडेट ही ना करे, प्रोसेस की तो बात ही अलग है, ये हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर तो सर निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए ये चीज टेम्परेचर के साथ नहीं हो सकती। तो जिस तरह का आप रिकॉर्ड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करके कोई रिकॉर्ड इंट्रोगेशन का यूज कर सकते हैं। और फाइल इंट्रोगेशन सर वही है जिस तरीके से आप बचपन में अपनी कॉपियों के ऊपर लेवल लगाते थे कि वो किस चीज की कॉपी है। दिस इंक्लूड वर्जन यूजेस, इंटरनल एक्सटर्नल लेबलिंग, डाटा फाइल सिक्योरिटी, फाइल अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस, ऑथराइजेशन एक्सेट्रा वगैरह।
ठीक ठीक है सर। फाइल इंट्रोगेशन, फील्ड इंट्रोगेशन में चलो पढ़ा दें आपको फील्ड इंट्रोगेशन। It involves programmed procedure that examine the characters of the data in the field. This includes the check like limit check. Limit check मतलब आपका 10 डिजिट का लिमिट होना चाहिए तो 10 डिजिट अगेंस्ट प्री फिल्ड लिमिट, प्री डिफाइंड लिमिट, पिक्चर्स चेक अगेंस्ट एंट्री इनटू प्रोसेसिंग ऑफ इनकरेक्ट इनवैलिड कैरेक्टर्स। पिक्चर चेक्स को आप पिक्चर चेक में जो हाईवे पे मैंने बोला था ना, हाईवे पे जो आज फास्ट ट्रैक बना रहता है उसकी जगह आप कोई और बार कोड अगर दिखा रहे हो या कोई और क्यूआर कोड दिखाते हो तो उसको तो वो बोलेगा भाई इनवैलिड है, हमें तो आप फास्ट ट्रैक वाला केवल कोड दिखाइए। वैलिड चेक कोड अगेंस्ट एंड ऑल दैट होता है। रिकॉर्ड इंट्रोगेशन, दिस इंक्लूड द रीजनेबलनेस चेक वेदर द वैल्यू स्पेसिफाइड इन फील्ड इज रीजनेबल फॉर दैट पिक्चर पर्टिकुलर फील्ड। मतलब क्या वेट निगेटिव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैलिड साइंस, कई जगह आप देखिए हाइफन नहीं, इसको बोलेंगे स्लैश। स्लैश बहुत सी जगह आप स्लैश यूज नहीं कर सकते, बहुत सी जगहों में स्लैश यूज नहीं होता है। आप या फाइल के नेम भर रहे हो, किसी फाइल का नाम डाल रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बना रहे हो तो आप देखिए बहुत सी जगह स्लैश को नहीं अलाउ करता है। ओके सर, यस सर। और सीक्वेंस चेक वगैरह कि एक के बाद 2 3 4 ऐसे ही है, ऐसा ना हो जाए कि सीरियल नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर 7 आ गया, बीच के कहाँ है। तो ये सब क्या हो गया, ये मेरा रिकॉर्ड इंट्रोगेशन है। कुछ करके हमने क्या तय किया, ये सब कुछ जब हम कर रहे हैं तो हम इससे ये कर रहे हैं कि भाई मेरा फील्ड, सारे फील्ड 10 के 10 डिजिट आए हैं, जो चीज पॉजिटिव होनी चाहिए वो पॉजिटिव है, वेट निगेटिव में नहीं है, सब कुछ फाइल सही से मैनेज्ड है, बैच मेरे सही से हो रखे हैं सारे के सारे, मेरी कोई ट्रांसपोजिशन या ट्रांसक्रिप्शन एरर नहीं हुई है। तो ये सब कुछ करके हम क्या कर रहे हैं, मेरे सोर्स डॉक्यूमेंट सही बने हुए हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। इन सब चीजों से हम किस चीज को कंट्रोल किए हैं सर, मेरे प्रोसेस में आने वाले इनपुट को। मतलब अभी तक तो हम वहीं पे हैं जो डाटा टैली में जाने वाला है, मतलब इनपुट को कंट्रोल अभी हम किए हैं, इसके आगे के कंट्रोल्स तो अब आएंगे। क्लियर यहां तक? हाँ सर, यहां तक तो हमें क्रिस्टल क्लियर है। अब हम बात करेंगे आगे के कंट्रोल्स कम्युनिकेशन कंट्रोल की। तो जरा सा समझे सर, कम्युनिकेशन कंट्रोल में किस चीज के बारे में बात करेगा। मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है सर, ये कंप्यूटर है, ये सिस्टम कम्युनिकेशन कर रहा होगा। मान लीजिए एक नेटवर्क है, आप अपना ऑफिस समझिए, तो वहाँ पे देखिए एक सर्वर रहता है, बाकी आप लोगों के डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, और ये सारे सिस्टम क्या सर इसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिंटर भी है जो इससे प्रिंट निकलता है, ठीक है। आपका ये जो आ गया यहाँ पे इनपुट कंट्रोल के बाद इसने बोला कम्युनिकेशन कंट्रोल। ये क्या बोल रहा है आपसे सर, कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल में आपसे ये पहली बात बोलेगा फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, मतलब कोई भी आपके लैपटॉप पे आके एक्सेस नहीं पा रहा है, कोई भी आपने मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को प्रिंट किया है, बनाया है, बैलेंस शीट वगैरह बनाई और प्रिंट किया है, यहाँ से प्रिंट निकल रहा है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस प्रिंटर से निकलने वाले आउटपुट का एक्सेस ना कर पा पाए। फिजिकल कंपोनेंट्स पे भी हमको कंट्रोल लगाना होगा, ठीक है सर। उसके बाद एक बात बोलेगा लाइन एरर कंट्रोल। ये लाइंस जो गई हुई है ना, इस पे भी कंट्रोल लगाना होगा। एज लाइक मान लीजिए इस नेटवर्क में इस सिस्टम से इस सिस्टम के ऊपर डाटा हमने भेजा कुछ, तो ये कंफर्म ही करो कि हमने जो डाटा भेजा था क्या वही पहुंचा है या फिर कुछ एरर के साथ डाटा पहुंचा है, इनकम्प्लीट डाटा तो कहीं नहीं पहुंचा है, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी आती है। तो ये लाइन एरर के अंदर आ जाता है कि ये कंट्रोल करना होगा कि जो डाटा भेजा जाए वो एरर फ्री और कंप्लीट पहुंचे, ठीक है सर। तीसरी बात इन्होंने लिखी होगी फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स मतलब देखो इसका फ्लो मतलब इसमें ही, इस नेटवर्क में ऐसा नहीं हो सकता। चलिए छोटी मगर मोटी बातें, ये समझो सिस्टम है, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, ये i3 जनरेशन है, ये i7 जनरेशन है, दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड क्या सेम होगी सर, बहुत डिफरेंट होगी। तो इसीलिए इनके डाटा का फ्लो भी डिफरेंट हो सकता है ना। तो इसी तरीके से नेटवर्क में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, नोड्स हैं, सिस्टम है, उनका फ्लो कंट्रोल भी करना होगा। लिंक कंट्रोल भी ऐसे पूछेगा और चैनल एक्सेस कंट्रोल भी पूछेगा। सर चैनल एक्सेस कंट्रोल मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ डाटा जा रहा है, ये जो चैनल चल रहा है, इस चैनल में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। साथ ही साथ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस चैनल में
रुकावटें आ जाए आपस में कम्युनिकेशन करने में, मतलब चैनल से ये लैपटॉप्स तो ऐसे ऐड हैं, ठीक है, लेकिन रुकावटें आ रही है कि चैनल आपस में, चैनल के थ्रू आपस में नोड्स कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी रोकना पड़ेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सीधी और सिंपल बात। आप ऐसे समझो कि आप जब कॉल कर रहे हो किसी को और दूसरा बंदा भी आप कॉल कर रहे हो, तो कभी किसी थर्ड पर्सन को चल जाता है, कभी कॉल ड्रॉप होती है, तो कॉल ड्रॉप भी ना हो, मतलब इस टाइप के सब चीज़ों को सोचिए। अब ये चीज़ आप सोचिए और अब ये पढ़िए बस, आज क्या हो रहा है ये। फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, दिस कंट्रोल इज incorporate feature that mitigate the possibility effect of exposure, जो ये कम कर देता है एक्सपोजर की पॉसिबिलिटी को। अगर अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे लैपटॉप के पास, मेरे प्रिंटर के पास नहीं पहुंच पाएगा, फिजिकल कंपोनेंट के ऊपर ही कंट्रोल लगा हुआ है, तो मेरे किसी भी एक्सपोजर के को कम कर की पॉसिबिलिटी को कम कर सकता है। ठीक है सर। लाइन एरर कंट्रोल, वेयर डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, अगर कम्युनिकेशन लाइन पे कोई डाटा चल रहा है, रिकॉल दैट इट कैन बी रिसीव्ड इन एरर बिकॉज ऑफ attenuation, distortion और नॉइज दैट अकर ऑनलाइन, दीज एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मैंने क्या बोला, नॉइस है या फिर कुछ भी है, हो सकता है कि इस लाइन पे ही जब दो सिस्टम थे तो कोई डाटा एरर के साथ जाए, तो उसको हमको उसी समय पता करना पड़ेगा कि कहीं इस डाटा में कोई एरर तो नहीं है, और अगर ट्रांसमिटेड डाटा एररफुल हुआ है तो भाई तभी उसको सही कर दो। आप मतलब मैसेज किए तो कभी कभी इनकम्प्लीट मैसेज भी तो जाता है। हाँ सर, वही बात यहाँ कह रहे हैं। फ्लो कंट्रोल वही प्रोसेसिंग की बात करेगा। फ्लो कंट्रोल आर नीडेड बिकॉज टू नोड्स इन अ नेटवर्क कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ द रेट एट विच दे कैन सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस डाटा। दो सिस्टम जो सेम नेटवर्क में एडेड हैं, इनके रेट्स में किस टाइप के रेट सर, प्रोसेसिंग समझ लीजिए, सेंडिंग की स्पीड, रिसीविंग की स्पीड या प्रोसेसिंग डाटा की स्पीड्स में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, मेन फ्रेम कैन ट्रांसमिट डाटा टू माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे प्रोसेसिंग स्पीड के कंप्यूटर होते हैं। वो अगर किसी माइक्रो कंप्यूटर टर्मिनल को भेज रहे हैं तो यहाँ जो डाटा बहुत स्पीड में भेज रहा है, भाई ये उड़ ना जाए, ये संभाल भी पाए, इस तरीके के फ्लो को कंट्रोल करना होगा। लाइन कंट्रोल, सर लाइन कंट्रोल में भी घुमा फिरा के वही बात करेगा, नेटवर्क की लाइन के कंट्रोल के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है सर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। लाइन एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द कंपोनेंट दैट मैनेज द लिंक बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। दो नोड्स के बीच में, वही दो कंप्यूटर सिस्टम, जो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ समझाया था ना आपको, कहाँ समझाया था, यहाँ समझाया था, बस उसी को समझिए। ये दो नोड है, दोनों के नोड के बीच के लिंक की बात कर रहा है कंट्रोल, जो नेटवर्क लाइन गई है उसकी बात कर रहा है सर। तो अगर ये वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू है, लैन मैन वैन वगैरह जो पढ़ा था उसकी बात करेगा यहाँ पे। और तीसरी बात करेगा चैनल एक्सेस कंट्रोल की, जहाँ पे टू डिफरेंट नोड इन अ नेटवर्क कैन कंप्लीट टू यूज अ कम्युनिकेशन चैनल। देखो दो नेटवर्क, दो डिफरेंट कंपोनेंट तो यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ही कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं। हाँ सर समझो, यहाँ टेलीफोन वायर तो गई रहती है, तभी तो बात हो रही है। यस सर, वेन एवर द पॉसिबिलिटी टू कंटेंशन ऑफ और द चैनल एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है कि इस चैनल में कम्युनिकेशन में डाटा यहाँ से जा रहा है बट कुछ रुकावटें आ जाएं, ये रुकावटें आ सकती हैं, तो रुकावटें न आए, डाटा एक नोड से दूसरे नोड फ्रीली जा पाए और इस कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल एक्सेस कंट्रोल की टेक्निक को यूज करना होता है। क्लियर? यस सर क्लियर। अब हम बात करेंगे सर प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के बारे में। अब अगर हम थर्ड पे आए, फोर्थ पे इवन, तो ये आपसे एक बात करता है प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के बारे में। देखिए इस चैप्टर के साथ थोड़ी सी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपसे बात करेगा प्रोसेसिंग कंट्रोल के बारे में, बट आपके कोर्स में ये है ही नहीं कि प्रोसेसिंग क्या है। हम बहुत हद तक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बैच कंट्रोल के बारे में, वैलिडेशन कंट्रोल्स के बारे में, इनपुट कंट्रोल के बारे में, बट आपको कहीं नहीं बताया गया कि इनपुट क्या है और ना ही आपके कोर्स में है। इसलिए प्रोसेसिंग कंट्रोल के बारे में पूछा है, बट आपको प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, बट आपके कोर्स में ही नहीं है प्रोसेसिंग के बारे में। इसलिए कुछ टर्म्स को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप ब्रीफली उसको समझिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। वो टर्म यूज किया है सिर्फ इसलिए उस टर्म को लिख के आपको समझा देते हैं थोड़ा सा बहुत उस टर्म के बारे में कि हाँ ऐसा कुछ प्रोसेसिंग के किस पार्ट में पाया जाता है। चलिए ये मानते हैं ना, एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपको पता है यहां से आप
सारे के सारे मार्कर बड़े हो गए हैं। ये आपको पता है यहाँ से कुछ ना कुछ क्या जाता है सर, इनपुट जाता है। हाँ सर, ये इनपुट जाता है, फिर इधर एक सीपीयू होता है, इस सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे मेरा आउटपुट निकलता है। इतना पता है सर हमें। तो सर सीपीयू के अंदर जब इनपुट जाता है तो सीपीयू में भी कुछ चीजें होती हैं सर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो प्रोसेसर होता है ना सर, प्रोसेसर होता है, ये जनरली आप जानते हैं, बट इसके अंदर सर कंट्रोल यूनिट पाई जाती है, ALU पाया जाता है, ठीक है। और सर कंट्रोल यूनिट, ALU एंड अगर आप देखें तो एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर ये भी एक तरह की मेमोरी होती है। जिस प्रोग्राम को रजिस्टर, जिस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करनी है, जिस इनपुट की प्रोसेसिंग करनी है उसकी, वो इनपुट कहाँ से, जिस इनपुट की प्रोसेसिंग करनी है उसको यहाँ पे सेव करते हैं। वो इनपुट कहाँ से आया है, लोकेशन क्या थी इनपुट की उस फाइल की, उसको यहाँ पे सेव करते हैं। इस तरीके से प्रोसेसर होते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट दैट कॉल्ड CU, ALU आपको पता है लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड अदर लॉजिक बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। सर इसके बाद सर आपको पता है ना मेमोरी होती है। और सर मेमोरी में भी क्या आता है सर, एक रैम भी आता है। और सर हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखा हो, 2 GB रैम या 4 GB रैम और 2 TB की हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, डेट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और ये हो गया सर प्राइमरी मेमोरी। सर आपको एक बात ये भी पता है सर, आपको बताया हुआ है मैंने एक पेजिंग फाइल के बारे में, जहां वर्चुअल रैम मैंने पढ़ाया था कि मान लो कोई प्रोग्राम है जिसको 4 GB रैम की नीड है प्रोसेस करने के लिए, बट आपके पास 2 GB रैम है, तो इन दोनों के बीच में, रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच में एक पेजिंग फाइल क्रिएट करके वर्चुअल रैम हार्ड डिस्क से 2 GB का स्पेस ले लेता है और 4 GB का एक वर्चुअल रैम बना के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। 4 GB का एक रैम क्रिएट करके, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी जो ये बनाते हैं। और इस फाइल को जो क्रिएट करके ऐसे बनाता है, मैंने पेजिंग फाइल नाम से आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वर्चुअल मेमोरी। तो बस आप इतना समझिए कि ये होता है एक प्रोसेसिंग का काम। तो अगर हमारा एजेंडा है, हमारा टारगेट है कि हम प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब इस सीपीयू के एवरी पार्ट को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इवन इस वर्चुअल मेमोरी पे भी हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा। बिकॉज सर वर्चुअल मेमोरी पे क्यों, क्योंकि सर ये वर्चुअल मेमोरी क्रिएट जब हो रही है तो ये किसी ना किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए हो रही है। तो इस वर्चुअल मेमोरी, इस वर्चुअल रैम पे भी तो प्रोसेसिंग का पार्ट हो रहा है। इसलिए हमें प्रोसेसिंग कंट्रोल करते समय इन सभी चीजों पे, कंट्रोल यूनिट पे, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे, रजिस्टर्स पे और मेमोरी पे, सभी पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। तो सर जब हम प्रोसेस कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो प्रोसेस कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको इन सभी चीजों पे कंट्रोल्स के बारे में बताया जाएगा कि इन सभी चीजों पे आप कंट्रोल लगाइए। क्लियर? क्लियर है सर। आइए आपको हम बुक के उस पार्ट पे लेके चलते हैं जहां पे हमें पढ़ना था। आप देखिए, आपने वर्ड पकड़े, टर्म पकड़े, टर्मिनोलॉजी समझी। आपके कोर्स में इससे ऊपर चीजें हैं ही नहीं। और यहीं पे हमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है खुद पे कि आपको बहुत सी ज्यादा चीजें न बताई जाए, बिकॉज वो बर्डन हो जाएगा आपके लिए। आपको लगेगा कोर्स के लिए है, और वो कोर्स के लिए है भी नहीं। आइए देखिए, प्रोसेसिंग कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग के बारे में बात करेगा। द प्रोसेसिंग सबसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डाटा। ओके, किसी भी चीज को आप प्रोसेस करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं आप, या तो कोई डाटा कंप्यूट कर रहे हो, कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं आप, हाँ सर, सॉर्टिंग कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, आप उसको वर्गीकृत कर रहे हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अकाउंट, या फिर आपको जिस तरीके से भी क्लासिफाई करना है आप उस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, या फिर आप डाटा को समराइज्ड कर रहे हैं। सर समराइज्ड डाटा, अरे पूरे के पूरे साल के रिकॉर्ड से आपने रिपोर्ट बना दी, P&L बना दिया, उसका इफेक्ट बना दिया, समराइज्ड कर रहे हैं आप डाटा को, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कंट्रोल कराएगा। इवन आप पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पीडीएफ पे प्रोसेस तो किए जिससे वो जेपीजी में कन्वर्ट हुआ। यस सर, तो प्रोसेसिंग हो गया। अब देखिए कहां कहां कंट्रोल लगाना पड़ता है। द मेजर कंपोनेंट आर द सेंट्रल प्रोसेसिंग इन विच प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। अभी मैंने आपको जो इमेज बना के दिखाई थी, 41 पेज नंबर है ये, और 77 पे हमने आपको इमेज बनाई थी,
बस दिख जाए कहाँ बनाई थी, फिर तो आपको समझाया जा सकता है फिर से। ये रही, देखिए मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना। अब देखो बार बार ये इस इमेज को खोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपका टाइम भी सेव करना है। एंड सी यू कंट्रोल यूनिट, तो यही बात कर रहा है कि मेजर जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट पे होता है। क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे तो आपके ज्यादा वाले काम हो रहे होते हैं ना, जो लॉजिक बेस होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। यस सर, तो इसने बोला कि ज्यादातर काम कहां पे हो रहा है, एग्जीक्यूट कहां हो रहा है प्रोग्राम, मेजर प्रोग्राम सेंट्रल प्रोसेसर्स पे हो रहा है। द रियल और वर्चुअल मेमोरी इन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा आर स्टोर्ड। रियल और वर्चुअल मेमोरी पे क्या होता है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ डाटा भी स्टोर होता है। वर्चुअल रैम जो क्रिएट किया था उसके बारे में बात कर रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस टू अचीव स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए सब कुछ काम हो रहा होता है। अगर आपको पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो आप हैं वो स्पेसिफिक यूजर, और आप ही के इंस्ट्रक्शन की कन्वर्ट करो, एक ये इसको भी स्टोर करेगा और दूसरा इस पीडीएफ फाइल को भी स्टोर करके जेपीजी में लाएगा। और क्या करेगा, आपकी जो स्पेसिफिक यूजर, आपकी स्पेसिफिक नीड है, उस प्रोग्राम को पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ये स्पेशल काम है, तो ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू नहीं होगा, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। आई थिंक क्लियर है। यस सर, सम ऑफ दीज कंट्रोल आर एज फॉलोज। कौन कौन से कंट्रोल लगाएंगे आप, प्रोसेसर पे कंट्रोल लगाएंगे, हमारे जो मेरा प्रोसेसर था उसके ऊपर कंट्रोल लगाए हैं सर, उसके ऊपर कंट्रोल। सर प्रोसेसर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि देखो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके भाई तुम कोई भी प्रोसेसिंग मत कर देना। ठीक है सर, एक तो हम ये लगा देंगे। दूसरी, अगर तुम्हारे पास, चलिए आइए यहां तक हम बताते हैं, प्रोसेस कंट्रोल और रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोसेस के थ्रू लॉस हो सकता है ना, तो वो लॉस फ्रॉम एरर एंड इरेगुलेटरीज एसोसिएटेड विद सेंट्रल प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसर को सर यहाँ पे नाम अगेन क्यों लिखा है, बिकॉज ज्यादातर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मेजर कंपोनेंट्स आर द सेंट्रल प्रोसेसर। अधिकतर प्रोग्राम सेंट्रल प्रोसेसर पे ही क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसने कंट्रोल में सेंट्रल प्रोसेसर के बारे में लिखा है। अब बात करें तो एक्सप्लेनेशन की, अभी आपको थोड़ा ये चैप्टर और ये वाली क्लास स्पेसिफिकली थोड़ी हार्ड लगेगी, बट आपको टर्म समझ लेना, उसके बाद आप रीडिंग कर लीजिएगा। और प्रोसेसर वगैरह का पूरे प्रोसेस आपको कोर्स में ही नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वरना अगर होता तो मजा आ जाता और आपको ये चीजें ना 10 या 100 टाइम्स ज्यादा इजीली समझाती। चलो, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता क्या है, ओकेजनली प्रोसेसर माइट malfunction because of design error, manufacturing defect, damage, fatigue। एक सेकेंड, क्लियर नहीं आ रही है आपकी स्क्रीन पे, पता नहीं आपको कैसे दिख रहा था, मुझे ब्लर दिख रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, द फेलियर माइट बी ट्रांसमिट दैट डिसअपियर आफ्टर अ शॉर्ट इंटरमिटेंट और परमानेंट। देखो कुछ बात नहीं कहा, तो बोल रहा है कि आप जो इनपुट भेजते हो, ठीक है, वो प्रोसेस में जाता है, आप इसकी बात छोड़ो, ठीक है, प्रोसेस में जाता है, तो प्रोसेस के टाइम में हो सकता है वो इनपुट आधा अधूरा हो या कुछ अलग दिक्कतें आए, तो उसमें कुछ एरर्स आए। और एरर्स किस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कुछ एरर्स 2-3 सेकंड वाली होती हैं और तुरंत फिर रेक्टिफाई हो जाए, क्षणिक एरर जिनको कहते हैं, ठीक है। कुछ एरर होते हैं रुक रुक के आते हैं, कभी आती है कभी नहीं आती है। जैसे आपके खुद के मोबाइल फोन्स में ही समझिए कुछ एरर्स होता है कि हमेशा आ रही होती हैं। अभी मेरे आसूस के फोन में था कि एक बार में फोटो खिंचाती थी तो कभी कभी फोटो क्लिक करते रहो नहीं खिंचाती थी, ऐप बंद करना पड़ता था, उसके बाद फिर दोबारा कैमरा ऑन करो तो फोटो खिंचाती थी। तो वो कौन सी एरर हुई, वो कभी कभी आई, इंटरमिटेंट एरर, वो कभी कभी आने वाली इंटरमिटेंट एरर थी। कभी कभी आती थी और थोड़ी देर रहती थी फिर सही हो जाती थी। कुछ कुछ तुरंत एरर आती हैं, तुरंत सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और कुछ एरर होती हैं जो परमानेंट नेचर की हो जाती हैं सर, वो सही नहीं हो पाती हैं, वो उसके लिए ना री एग्जीक्यूशन करना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम को। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों तरह की एरर्स आ सकती हैं हमारे सिस्टम में, तो एक ऐसा कंट्रोल लगाओ, कुछ बता नहीं देगा कि ऐसे ऐसे चीजें कर दो, नहीं ना, बस आप कंट्रोल लगाइए जो ऐसा अगर कुछ एरर होता है तो उसको डिटेक्ट करे और करेक्ट करे। बस यही बात लिखी है कि देखो इस 3 तरह की एरर हो सकती है जो हमने आपको समझाया। हो सके कोई एरर तुरंत अपने आप ही सही हो जाती हो, कोई एरर कभी कभी आती हो और टाइम लगा के सही हो जाती है, और कुछ एरर परमानेंट रह जाती है जो सही नहीं होती है।
और उस टाइप के एरर के लिए जो परमानेंट हुई है आपको प्रोग्राम को री एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। प्रोग्राम बंद करिए फिर से स्टार्ट, कितनी बार आप लोग अपना लैपटॉप वगैरह स्टार्ट करते हो फिर से, तो आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग यूनिट को एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम करते रहना है। दूसरा इन्होंने बात किया मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ द नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन, प्लीज, नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेट इन्फोर्स्ड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर की कैपेसिटी के ऊपर यहां पे आप समझिएगा, i3 i7 ये जो आप लोग सोचते हैं ना, कैपेसिटी के ऊपर सोच के इस लाइन को पढ़िए। दिस हेल्प्स ऑडिटर टू डिटरमाइन विच यूजर प्रोसेस विल बी एबल टू कैरी आउट unauthorized activity such as gaining access to sensitive data maintained in memory region assigned to operating system and other user processes। इसके लिए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं कि किस चीज का कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है, कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पा रहा है, एक्टिविटी नहीं हो पाया हमारे सेंसिटिव डाटा पे। आप एक इमेज देखिए, जो इसका स्नैपशॉट हम आपको तुरंत दिखा रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए, ये रहा हमारा सीए फाइनल का टेस्ट पेपर की और सीए इंटर के भी टेस्ट पेपर्स के कुछ बच्चों ने लेने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस दिया, तो मेरे सिस्टम ने हमें नोटिफिकेशन भेजी है कि सर इसको एक्सेस देना है या नहीं देना है। ये हमारे पास ऐसे नोटिफिकेशन आ गई कि ये लोग अनऑथराइज्ड हैं। ये रेनाल वेलल, तो मैंने तो मेल आईडी इसलिए हाइड कर दी बिकॉज आप लोग उनकी बैंड मत बजा दो। रेनाल करके जो है या एसके जो है, इन लोगों को सर एक्सेस दिया जाए या न दिया जाए, इसके लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गई और ये बात इनको पता भी नहीं है कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है कि ये लोग अनऑथराइज्ड पर्सन है जो मेरे सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। किस चीज की? इस पीडीएफ को पाने की। तो इसलिए मैंने इस चीज को एक अलग से आपको दिखाने के लिए कोशिश की है कि सर ऐसा कोई सिस्टम कर दीजिए कि इस तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। इवन आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहां पे अब आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, आप सिवाय सेलेक्टिव स्टडी के कोई और अप्रोच नहीं ले सकते हैं नाउ। ठीक सर, तो ये आपको समझ में आया। अब टाइमिंग कंट्रोल देखिए, बहुत सी बार क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि सिस्टम एरर में अटक जाता है। किस चीज में अटक जाता है सर? सिस्टम एरर में अटक जाता है। मतलब एक लूप में आपने कोई कमांड दिया, अब उस कमांड को पकड़ के वो उस लूप में अटक गया है। ऐसा होता है, उस लूप में अटका, वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो एक लूप में अटक गया है। जहां से शुरू कर रहा है वो वहीं से स्टार्ट कर दे रहा है। तो ऐसे में आपको सिस्टम हैंग नहीं हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होते हो सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये प्रोसेस कंट्रोल में बताया गया कि अगर कोई एक प्रोसेसर कंट्रोल में बताया गया, अगर किसी भी कमांड को दिए गई प्रोसेसिंग में अगर एक्सपेक्टेड टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो प्रोसेस होना ही कंप्लीट हो जाए, मतलब प्रोसेसिंग ही रुक जाए वहां पे, वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाए। इसके बारे में इस चीज को बताया गया है। देखिए टाइमिंग कंट्रोल के लिए बोला हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम माइट सेट स्टक इन इनफाइनाइट लूप। शायद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टक हो गया था इनफाइनाइट लूप पे। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल द प्रोग्राम विल रिटेन यूज ऑफ प्रोसेसर एंड प्रिवेंट अदर प्रोग्राम फ्रॉम द अंडरटेकिंग देयर वर्क। तो भाई प्रोसेसर जो है वो टाइम आउट कर दो, उस प्रोसेसिंग को रोक दो, और जो बाकी अदर प्रोसेसिंग हो रही है ना वो हैम्पर ना हो। इसकी वजह से बाकी अदर प्रोसेसिंग, मान लीजिए उसी प्रोसेसर पे 4 काम गए हैं, तो अगर ये वाला लूप में अटका है तो इसको बंद कर दो, टाइम आउट हो जाइए, वरना इसके चक्कर में बाकी के जो अदर वर्क उस प्रोसेसर के थ्रू होने वो अटक जाएंगे। उसके बाद बात करता है सर कंपोनेंट रिप्लिकेशन। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, इंसान क्यों बनाओ रहा हो सर, पीसी बनाओ ना। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में बहुत से सिस्टम एडेड हैं, बट ये वाला फेल कर गया। ये आपस में ऐसे भी एडेड होते हैं। देखो नेटवर्क का डायग्राम पे मत आ जाना कि सर लाइन डायग्राम है, अगर एक नेटवर्क खुद को आइसोलेट कर देगा, मैश डायग्राम नहीं है जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए प्लीज डायग्राम पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक प्रोसेसर है, एक कोई सिस्टम है या नेटवर्क का कोई एक पार्ट है जो सही से काम नहीं कर पा रहा है, और ये जो है इसके चक्कर में पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ये पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन मिला हो ये खुद को इस नेटवर्क से अलग कर ले, अपार्ट कर ले। इस चीज के बारे में ये बात करेगा। देखिए इन सम केसेस प्रोसेसर फेलियर कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉसेस, redundant
प्रोसेसर अलाउ रिडंडेंट प्रोसेसर अलाउ एरर टू बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। रिडंडेंट प्रोसेसर क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं एरर टू बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मतलब ये जो प्रोसेसर हो गए ना, जो व्यर्थ के प्रोसेसर हैं, ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, अब हमारा जो प्रोसेसर है वो फेल हो गया, तो एक प्रोसेसर के फेल होने से, नेटवर्क के किसी एक प्रोसेसर की को आप समझिए कि पूरा नेटवर्क है, उसके किसी एक कंपोनेंट के फेल होने से भाई हमें सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। वो जो व्यर्थ का मेरा प्रोसेसर है ना, वो अलाउ कर सकता है, जो मेरा ये खराब वाला प्रोसेसर है, इस पूरे नेटवर्क का ये जो खराब वाला प्रोसेसर है, हो सकता है इसके चक्कर में ये जो रिडंडेंट प्रोसेसर है मेरा, ये अलाउ कर दे किसी एरर को, या डिटेक्ट और एरर को अलाउ कर दे, कोई डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ मिस्टेक भी कर दे, क्योंकि ये तो व्यर्थ की चीज हो गई, बेकार चीज हो गई। इफ प्रोसेसर फेलियर इज परमानेंट, अगर ये प्रोसेसर परमानेंटली फेल कर गया है इन अ मल्टी कंप्यूटर और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, आप अपने दिमाग में सिर्फ अपना सीपीयू लेके मत बैठिए, मल्टी कंप्यूटर वाला या मल्टी प्रोसेसर वाले आर्किटेक्चर के अंदर की बात कर रही है, तो ये सिस्टम माइट कॉन्फ़िगर इटसेल्फ एंड आइसोलेट एंड फेल्ड प्रोसेसर, तो खुद को ये सिस्टम आइसोलेट कर दे, अलग कर दे, ठीक है। सर इन्होंने क्या किया है ना कि सब चीजों के बारे में आपको पढ़ा तो दिया है, अब आपको मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर तो पहले पढ़ाना चाहिए था इन्हें। तो इस तरीके से ये चैप्टर इस तरीके से आपको खत्म करना है कि आप ये मत सोचिए कि आपको हर चीज की कंप्लीट नॉलेज हो गई, आप टर्म को समझिए, हाँ ऐसा कुछ होता है, उसको कंट्रोल इस तरीके से करना है। और दूसरी बात ये भी नहीं बताया कि कंट्रोल कैसे करना है, इन्होंने बता दिया हाँ ऐसे ऐसे कंट्रोल कर दो, इन चीजों पे कंट्रोल कर दो कि ऐसा ना हो जाए, ठीक, इन चीजों को कंट्रोल कर दो, ऐसा भी इन्होंने बता दिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे रियल मेमोरी कंट्रोल, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल और डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, इन तीन चीजों के बारे में भी हमें पढ़ना है। रियल मेमोरी कंट्रोल जब हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, रियल मेमोरी कंट्रोल और डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल सॉरी, हर जगह लगभग फिर से वही सब बातें लिखी होंगी जो अभी तक आप यहां से यहां तक कंट्रोल चैनल्स के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। एक्यूरेट, अथराइज्ड एक्सेस को ही, अथराइज्ड पर्सन को एक्सेस मिले, कंप्लीट हो, यही सब बातें घुमा फिरा के लिखी होंगी। देखिए तो मेरा एक आपको समझ लीजिए क्लू रहेगा कि आप इसका ना हेडिंग पढ़ लेना और हर जगह सेम वर्ड घुमा फिरा के आप भी लिख सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो पूरा तो आइए देखिए, क्योंकि अपने कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा। अब दिस कंप्राइज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट्स कॉल्ड, जो मैं रैम आपको समझाया था, रीड मेमोरी कंट्रोल, रियल मेमोरी कंट्रोल, in which program or data must reside for them to be executed, जो डाटा एग्जीक्यूट होने वाला है, सॉरी रैम नहीं, रजिस्टर, जो हम बताए थे आपको कि जो डाटा एग्जीक्यूट होने वाला है उस डाटा को उसमें रखते हैं। और रेफरेंस बाय सेंट्रल प्रोसेसर, सर रेफरेंस बाय सेंट्रल प्रोसेसर मतलब आप आइए 77 नंबर पे फिर से आपको समझा रहे हैं हम, 77 पे बुक के लास्ट पेज पे सेंट्रल यूनिट को जो डाटा प्रोसेस होने वाला है, जो इस टू बी एग्जीक्यूटेड है, वो एक मेमोरी जिसको हमने यहाँ रजिस्टर लिखा था, इसमें स्टोर रहनी चाहिए। एक तरीके से ये एक बात कही। अभी आपके और आगे ये देखिए क्वेश्चन में आगे चीजें आपको धीरे धीरे बताता रहेगा, उन्हीं सब चीजों के बारे में जो आपको मैंने वहां डायग्राम में बताई है, एक एक पॉइंट को अब वो उठाएगा। तो एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए, रिजाइड होनी चाहिए, डैम टू बी एग्जीक्यूटेड टू रेफरेंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर, वो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसर के रेफरेंस के लिए। Real memory control seeks to detect and correct error that occur in memory cells and to protect area of memory assigned to program falls from illegal access by another program. Illegal access another program ना कर पाए, टोटल वही बात है, आप इसको आधा बस यहीं तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, जहां हमने आपको बताया था पेजिंग फाइल एंड ऑल दैट कंसेप्ट की 2 GB का रैम आपके अवेलेबल है, बट प्रोसेस करने के लिए 4 GB की रैम की जरूरत थी, तो आपने वर्चुअल स्पेस बनाया उसके कंट्रोल की। वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट व्हेन द एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस, एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस मतलब 4 GB स्पेस इज लार्जर देन द अवेलेबल रियल मेमोरी स्पेस, मतलब अवेलेबल तो 2 GB है तो उससे ज्यादा है एड्रेसेबल। टू अचीव द आउटकम ऑफ सेंट्रल मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस ऑफ मैप्स वर्चुअल मेमोरी एड्रेस इनटू रियल मेमोरी एड्रेस। अब आप बताइए, अगर ये वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल नहीं होता तो वर्चुअल रैम क्रिएट हो ही नहीं पाता, पेजिंग फाइल वाली बात हो ही नहीं पाती। डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल फिर से वही सब बात लिखेगा, जो डाटा प्रोसेस हो रहा है ना, वो डाटा कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा में। देखिए डाटा दीज परफॉर्म वैलिडेशन चेक टू आइडेंटिफाई एरर, वैलिडेशन चेक रखो टू आइडेंटिफाई एरर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, दे आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर बोथ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा बीइंग प्रोसेस्ड। तो सर ये वाला वैलिडेशन चेक
और इनपुट वाले वैलिडेशन चेक में क्या था, इनपुट में जो वैलिडेशन चेक पढ़े थे वो ड्यूरिंग द इनपुट था, वैल्यू ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसर। बट यहां पे जब प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो प्रोसेसिंग फेज में भी एक वैलिडेशन चेक लगा हुआ है। बट ये वैलिडेशन चेक समझ लीजिए पर्पस वही है, एक्यूरेसी को चेक करना एंड अदर्स को चेक करना। वैलिडेशन कंट्रोल, ये जो वैलिडेशन कंट्रोल था ये इनपुट के टाइम वाले का था, और यहां पे ये प्रोसेसिंग के टाइम पे वैलिडेशन चेक लगाने की बात करते हैं। ओके यस सर। अब आते हैं अपने स्टोरेज पे होगा अब। हाँ देखिए डेटाबेस कंट्रोल पे, जब हम डेटाबेस कंट्रोल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको, तो डेटाबेस कंट्रोल के लिए जस्ट फ्रेम अ एग्जांपल इन योर माइंड दैट आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास रिकॉर्ड्स या डेटा किस चीज़ का रहेगा, डेटाबेस किस चीज़ का रहेगा, सेल्स का, परचेज का, डेटर का, क्रेडिटर का और आपके स्टॉक का, इन सब चीज़ों का आपके पास डेटा होगा। यस सर। तो आप जब एक इंडिविजुअल हैं, आप हैं ये, और आप जब अपने डेटाबेस में एक्सेस लेंगे, डेटाबेस में समझिए क्लाउड पे है, तो आपको थोड़ा सा ना फील आएगा, आपको नहीं लगेगा कि अरे हम तो अपने पेन ड्राइव लगाए और डेटा ले लिए, ठीक है। तो आप अपने डेटाबेस से किसी मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, आप ये इंटरेक्शन कर रहे होंगे अपने डेटाबेस के साथ। हाँ सर। और देखिए डेटाबेस जहां जहां आता है वहां पे एक वर्ड इसके साथ चिपक के आता है जिसका नाम होता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मतलब डेटा जैसा आपने रखा था वैसा ही मिले, ना डेटा में कोई एडिशन हुआ हो, ना ही डेटा का कोई पार्ट डिलीट हुआ होगा, या फिर हम अगर ऐसे कहें तो आपका जो डेटा आपने रखा था उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना आया हो, कोई एरर ना आई हो, आपको डेटा वैसा ही मिले। इस चीज को क्या कहते हैं, डेटा इंटीग्रिटी, जो डेटाबेस के साथ हमेशा एक वर्ड आपको मिलता ही मिलता है डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। ठीक है सर। तो हमें कंट्रोल लगाना होगा और क्या होगा कि डेटाबेस में मेरी इंटीग्रिटी डेटा की मेंटेन है। और दूसरी बात सर, जब आप इस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो इस मीडियम पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इस मीडियम के थ्रू किससे, अपने डेटाबेस से। तो सर यहाँ पे भी दो तरह के कंट्रोल्स लगते हैं। सर कौन से दो तरह के कंट्रोल लगते हैं, एक तो सर यहाँ पे आपका पेन नहीं चल रही, ये हमारा सिस्टम थोड़ा फुल हो गया है, इरेज करना पड़ेगा इसीलिए हैंग कर रहा है। एक आपका जो कंट्रोल लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा अपडेट कंट्रोल। मेरे साथ बोलो नाम, अपडेट कंट्रोल। सर क्यों अपडेट कंट्रोल, एज लाइक मान लीजिए आप यहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपनी सेल्स अपडेट करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, डेबिट नोट इशू कर देते हैं, कुछ सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो एक समझिए अपडेट कंट्रोल, प्लीज मेरे साथ, अपडेट कंट्रोल। और दूसरा सर लगता है यहाँ पे रिपोर्ट कंट्रोल। ठीक है सर, यही सब कुछ मिलके नाम बोल जाता है डेटाबेस कंट्रोल का। किसका, डेटाबेस कंट्रोल का। ओके सर जी। अब अगर आप देखिए सर, अपडेट कंट्रोल में हम क्या लेंगे और रिपोर्ट कंट्रोल में सर हम क्या लेंगे, तो देखिए अब थोड़ा सा एग्जांपल और समझते हैं। सर अपडेट कंट्रोल, ऐसा एक मान लीजिए आप जब सेल्स ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपका इनवॉइस जाता है, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3, इनवॉइस नंबर 4, इनवॉइस नंबर 5, और इसके साथ फिर आपका एक रजिस्टर बनता है, सेल्स रजिस्टर या सेल्स रिपोर्ट जिसको कहते हैं। इसी तरीके की बात होती है। सर अपडेट कंट्रोल में क्या होता है, पहला वो कंट्रोल करता है आपका, पहली वो चेकिंग करता है आपका सीक्वेंस चेक, मतलब सीक्वेंस चेक की बात करता है कि एक नंबर के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 नंबर इनवॉइस आई, 2 नंबर इनवॉइस आई, 3 नंबर इनवॉइस आई और 5 नंबर इनवॉइस आई, तो भाई साहब 4 नंबर इनवॉइस गई कहाँ। इस तरीके की कोई फ्रॉड ना हो, एरर ना हो जाए, ये सब चेकिंग कौन करता है, सीक्वेंस चेक। इसलिए क्या लगा है यहाँ पे, सीक्वेंस चेक लग गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट समझिए, चलिए मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, अभी ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो आपका इसमें दिया हुआ है चेकिंग के लिए, दैट इज सस्पेंस अकाउंट बनाना और चलो पहले एग्जांपल समझो। देखिए ये एक प्रोडक्ट है, दैट इज विच प्रोडक्ट, कोरोनिल, बाबा रामदेव की कोरोनिल है ये। ठीक है। अब ये कोरोनिल एक ही प्रोडक्ट है ना,
हाँ सर ये एक ही प्रोडक्ट है, बट ये प्रोडक्ट गया एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, हर जगह ये जा रहा है। सर गोवा भी चला गया, सर दिल्ली को तो आप भूल ही गए, सर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सर मुंबई में अलग से गया, महाराष्ट्र में तो गए, चलो राजस्थान गया। इसका मतलब सर ये तो एक ही प्रोडक्ट था, ये तो एक ही प्रोडक्ट था, बट ये जा बहुत सी लोकेशंस पे रहा है। ठीक है सर। अब सर मान लीजिए स्टाफ या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि 10,000 बॉक्सेस ऑफ कोरोनिल मैन्युफैक्चर हुए थे, जिसमें से 100 यहां गए, 100 यहां गए, 100 यहां गए, 100 यहां गए और 100 यहां गए, 500। सर 2000 यहां गए, सर 3000 यहां गए, 3500, 3 2 5 3 2 5 5500, कहाँ गया यार, 5500 प्लस 5 6000 7 8000 और ये रहा मान लो सर यहाँ पे बोला ये 1800 है, मतलब 200 बॉक्सेस कहाँ गए पता नहीं चल पा रहा है। और ये दिखा रहा है अब नील, क्या दिखा रहा है ये नील, कि मेरे पास कोरोनिल नहीं बचा, बट टोटल आपके सारे स्टेट्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, ये इंसान अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा, गोवा के डिस्ट्रीब्यूटर को, एमपी के डिस्ट्रीब्यूटर को, यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जितना माल गया वो है केवल और केवल 1850 1800 9,900 था, 9,800 9,800। सर 200 कोरोनिल कहाँ गया पता ही नहीं चला, तो इसके लिए बोलता है सस्पेंस अकाउंट बनाइए, आपका फेवरेट सस्पेंस अकाउंट बनाइए। ठीक है, और ये तीनों, जैसे ये सस्पेंस अकाउंट बनाने की बात करेगा और ये वाली बात आपसे करेगा कि अगर ऐसा मल्टीपल एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर किसी एक सिंगल रिकॉर्ड से रिलेटेड मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हर स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसको चेक करना कि करेक्ट ऑर्डर में हो रहे हैं कि नहीं। सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, वहां पे वर्ड आएगा, वो आपको वहां पे दिखाते हैं। ये बात करेगा आपसे अपडेट कंट्रोल्स की, कि अगर डिफरेंस आया तो सस्पेंस कंट्रोल डाल दो, और ये देखो कि सीक्वेंस ऑर्डर जिसको जब जहां जैसे जाना था वैसे ही जा रहा है कि नहीं, एंड ऑल दैट टाइप। रिपोर्ट कंट्रोल, चलिए अब हम आपको बुक से ही सब पढ़ाते हैं, बिकॉज ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर बन जाता है। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर दिए हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट कब। चलिए देखिए, डाटाबेस कंट्रोल में क्या बोला, प्रोटेक्टिंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटाबेस व्हेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ इंटरफेस टू इंटरेक्ट बिटवीन द यूजर एंड डाटाबेस आर कॉल्ड अपडेट कंट्रोल एंड रिपोर्ट कंट्रोल। मैंने जो इमेज बताई थी कि आप है यहाँ पे डाटाबेस है, इन दोनों के बीच में कौन से कंट्रोल लगे, दो कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल। मेजर अपडेट कंट्रोल आर एज फॉलोज, कौन से हैं, सीक्वेंस चेक बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल। सर कैसे समझाया था आपने, यहाँ पे जैसे सेल्स की छोटी इनवॉइसेस और मैंने यहाँ सेल्स रिपोर्ट के बारे में बात की थी, ये कैसे करता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग between the master file and transaction file is critical to maintain the integrity of updating, insertion or deletion of records in the master file with respect to transactions record। मतलब सर सेल्स रिपोर्ट में एंट्री अगर आपको कोई इफेक्ट डालना है तो आप ट्रांजैक्शन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं ना, या तो इसको डिलीट कर देंगे या कोई नया ट्रांजैक्शन इंसर्ट कर देंगे एंड ऑल दैट। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको सब कुछ नहीं भी याद रहता है तो सिर्फ हेडिंग याद करेंगे, आगे आगे आप खुद भी लिख सकते हैं। इफ एरर्स इन दिस स्टेज आर ओवरलुक्ड, अगर हमने ये ट्रांजैक्शंस में सारे इनवॉइसेस में जो होने वाली एरर है उसको ओवरलुक कर गए, इट लीड्स टू करप्शन ऑफ क्रिटिकल डाटा, तो ये पूरे मेरे डाटा, पूरे सेल्स के फिगर को करप्ट कर देगा। ठीक ठीक, अब आइए, इंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स ऑन फाइल आर प्रोसेस्ड, मतलब क्या, मेरे जितने भी कोरोनिल वाला एग्जांपल, जितना भी कोरोनिल जिन जिन स्टेट पे गया था, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को क्या करना चाहिए, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे प्रोसेस होने चाहिए, सबके सब रिकॉर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए, कहीं गलती से कोई एक रिकॉर्ड छूट ना जाए, इसके बारे में बात करेगा। आप इसको पढ़िए, सेम बात वही लिखी है। प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। इसी चीज में आ जाओ, यहीं पे इसी एग्जांपल में, कि जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर बेस्ड ऑन अ सिंगल मास्टर रिकॉर्ड, मतलब मेरे पास सिंगल मास्टर रिकॉर्ड था, कोरोनिल के 10,000 पीस हैं, तो उसके साथ डिस्पैच ऑफ प्रोडक्ट टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में जब हमने किया, गोवा पर, जियो पर, बाकी जितने भी लोकेशंस लिखे, तो यहां पे हम हियर द ऑर्डर इज विच ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड अगेंस्ट द प्रोडक्ट मास्टर रिकॉर्ड मस्ट बी डन बेस्ड ऑन द शॉर्टेड ट्रांजैक्शन कोड्स। मान लो यहां पे हमारा एक
कोड था कि पहले हमको महाराष्ट्र में भेजना है बिकॉज वहां पे केसेस है, फिर दिल्ली में भेजना है, फिर यूपी भेजना है, फिर उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो एक सीक्वेंस भी डिसाइडेड था कि इस ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में हमें भेजना है अपने कोरोनिल को। तो उसके ऊपर जो भी सॉर्टिंग है इसको भी कंसीडर करें कि उसी सीक्वेंस में प्रोसेस हो। मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट, अगर कोई डिफरेंस आ गया इसके बीच में तो एक सस्पेंस अकाउंट को बना दिया जाए। व्हेन मैपिंग बिटवीन द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रिजल्ट इन मिसमैच। सर मास्टर रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, अरे कोरोनिल 10,000 था, ये मास्टर रिकॉर्ड और कहां गया ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो इन दोनों के बीच में मैचिंग। सर दूसरा बात समझाओ, सेल्स के ट्रांजैक्शन है, दिखा रहा है कि 1800 सेल्स हुई है और 18 लाख रुपए की सेल्स हुई है, लेकिन यहां पे दिखा रहा है 17,80,000 की सेल्स आ रही है। तो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स में और मास्टर रिकॉर्ड्स में अगर कोई मिसमैच है और फेलियर इन द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एंट्री इन मास्टर रिकॉर्ड, देन दीज ट्रांजैक्शन आर मेंटेन्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। तो भाई उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, इसलिए कहा जाएगा उसको सस्पेंस अकाउंट में बना दीजिए। मेजर रिपोर्ट कंट्रोल आर एज फॉलोज। अब रिपोर्ट कंट्रोल क्या होंगे? अभी तक हम क्या पढ़े? बोलो सर, अभी तक आप पढ़े हो अपडेट कंट्रोल, अब पढ़ेंगे रिपोर्ट कंट्रोल, वो और भी ज्यादा इजी है। स्टैंडिंग डाटा। सर स्टैंडिंग डाटा मतलब देखो वेरियस टेबल्स को बनाने की बात करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिए वेरियस टेबल के बारे में बात करेगा। जैसे आपसे बात करता है जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है। मान लो मई है, जून है, जनवरी का इंटरेस्ट आपका इतना गया था, फेब का इतना गया, मार्च का इतना गया, अप्रैल का इतना गया, मई का इंटरेस्ट इतना गया। तो आपने ना एवरेजिंग की एक टेबल के थ्रू और बताया कि आपका एवरेज ईयर में कितने रुपए का इंटरेस्ट चला गया। मान लीजिए आपकी ओडी का अमाउंट चेंज होता रहे तो आप एवरेज किस क्या रेट था इंटरेस्ट का, ये निकला ना, ये होती है मेजर रिपोर्ट्स के तहत। चलिए आइए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज मेनी इंटरनल टेबल्स। देखिए अब यहां पे मेनी इंटरनल टेबल्स, तो ये कोई स्पेसिफिक और फिक्स्ड रूल नहीं रह गया, क्योंकि मेनी इंटरनल टेबल्स कुछ भी कोई भी अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने अपने प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, अपने अपने वर्क टाइप के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है सर। to perform various functions like gross pay calculation, billing calculation based on price table, bank interest calculation etc. और ये क्यों कर रहा होगा? इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ पे रेट टेबल, प्राइस टेबल, इंटरेस्ट टेबल इन इज क्रिटिकल विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपको इंटरेस्ट मान लीजिए 15% ही लगना हो तो आप चेक करेंगे ना इंटरेस्ट टेबल के थ्रू कि मेरा पे रेट कितना रहा, इंटरेस्ट रेट कितना रहा, इसलिए स्टैंडिंग डाटा एक बना। अब बात आएगी रन टू रन कंट्रोल, रन टू रन कंट्रोल टोटल्स की। मतलब रन टू रन कंट्रोल टोटल हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर ऑफ irregularities like record dropped errors erroneously from a transaction filed, wrong sequence updating and application software processing error। नहीं समझा? देखो सर ब्लू पेन से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से है। सर जनवरी की सेल्स है, फरवरी की सेल्स है, मार्च अप्रैल की सेल्स ही नहीं मिल रही। सर सेल्स पूरा समझ लो मंथ का रिकॉर्ड ड्रॉप हो गया है, मेरा रिकॉर्ड गायब हो गया एरोनियसली फ्रॉम ट्रांजैक्शन। तो ये रन टू रन कंट्रोल क्या कहता है? इंश्योर करता है कि अगर कोई रिकॉर्ड ड्रॉप आउट ना हो जाए। ठीक है सर। प्रिंट सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज। सर सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज की वही बात की है, ऊपर जो भी पीरियोडिकली जो हमारा सस्पेंस आ रहा है ना, मान लो कोई सस्पेंस आ गया जो हमें नहीं मिल रहा है तो उसको प्रिंट करने के लिए। एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड कंट्रोल्स, इसकी बात करेगा कि देखो डेटाबेस है तो डिजास्टर रिकवरी मैनेज। अच्छा ये तो फाइनल में डिजास्टर रिकवरी, मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमेशा एक रिकवरी का ऑप्शन रखा जाता है। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज टुगेदर इनकम्पास द कंट्रोल रिक्वायर्ड टू रीस्टोर फेलियर इन डाटाबेस। भाई कल को आग वाग लग गई, फायर वायर की तरफ उड़ गया तो एक डाटाबेस रीस्टोर करके रखो जिससे हम बैकअप ले पाए, या बैकअप रखो जिससे हम अपने डाटा को रीस्टोर कर पाए। सॉरी, बैकअप एक जगह रखें जिससे हम डाटा को रीस्टोर कर पाए। ठीक है। बैकअप स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग प्रायर वर्जन एंड लॉक्स टू ट्रांजैक्शन टू चेंज द डाटाबेस। ठीक है। अब देखो यहां से अलग बात, रिकवरी की भी स्ट्रेटेजी दो तरीके की हो सकती है। इन्वॉल्व रोल फॉरवर्ड करंट स्टेट डाटाबेस फ्रॉम अ प्रीवियस वर्जन, और रोल बैक ट्रांजैक्शन मतलब प्रीवियस स्टेट डाटाबेस फ्रॉम द करंट वर्जन मेथड। मतलब आपको वर्जन की जगह हम अगर आपको मंथ के थ्रू जब समझा रहे हैं, सब कुछ तो समझाते हैं, मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने का डेटा का हमको रिकवरी लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? रोल फॉरवर्ड। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम किस मंथ में है अभी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त है। अगस्त से लेके अप्रैल तक का रोल फॉरवर्ड, मतलब आज का पहले करंट स्टेट का हमने बैकअप ले लिया
और अगर फॉरवर्ड बैक के हम पहले पिछले महीनों से आते हैं जाएंगे तो हम रोल बैक इसको बोलेंगे, पिछले टाइम से। ठीक है सर। तो ये मैंने आपको समझाया था कि आप सोचिए बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैंने फिर इस एग्जांपल को भी फ्रेम किया है। वर्जन की जगह मैंने मंथ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है। तो ये आपका हुआ डेटाबेस कंट्रोल। और अब बचेगा आउटपुट कंट्रोल। सर आउटपुट कंट्रोल मतलब देखो यार, इनपुट, फिर आएगा प्रोसेसिंग, फिर डेटाबेस जहां पे स्टोर हुआ, अब आउटपुट की बारी। तो आउटपुट पे कंट्रोल, अगेन सब कुछ सेम, वही वर्ड, बस वर्ड बदले होंगे और 90% जगह वर्ड भी सेम होगा, वही चीज लिखे होंगे। आउटपुट कंट्रोल क्या इंश्योर करेगा कि डाटा जो डिलीवर हुआ है यूजर को विल बी प्रेजेंटेड, फॉर्मेटेड एंड डिलीवर्ड इन अ कंसिस्टेंट एंड सिक्योर्ड मैनर। भाई कंसिस्टेंट मैनर में मिले, जिस फॉर्मेट में एक्सेल का शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के थ्रू ही आपको सारी की सारी कंपनीज की P&L और बैलेंस शीट प्रिंट हो आपके, ये इंश्योर करेगा आउटपुट कंट्रोल के थ्रू। कौन? मान लो यार कितना आपको डिटेल बताना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर आप लगाए हो तो सॉफ्टवेयर का आउटपुट कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि सारे का सारा सेम फॉर्मेट में आपको P&L और बैलेंस शीट मिले, वो जो MCA डिमांड करता है। ठीक है, और सिक्योर्ड मैनर में मिले। ऐसा नहीं है कि कोई भी वो पेपर्स देख रहा है, क्योंकि पेपर्स तो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके सर। आउटपुट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी आइदर बी प्रिंटेड डाटा जैसा कि बैलेंस शीट, रिपोर्ट, और डाटाबेस फाइल इज रिमूवेबल मीडिया, और अ डाटाबेस फाइल इन अ रिमूवेबल मीडिया। भाई साहब चलो ये भी तो हो सकता है, कोई पिक्चर अगर है तो क्या वो मेरा आउटपुट नहीं है? सर बिल्कुल आउटपुट है। सर कोई ऑडियो क्या मेरा आउटपुट नहीं होता है? होता है सर। क्या कोई वीडियो मेरा आउटपुट नहीं होता? सर ये भी मेरा आउटपुट होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेरियस आउटपुट कंट्रोल आर एज फॉलोज। भाई साहब अगेन आप ना इस चीज को आप 100% कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं, या फिर जितनी आपको जनरल नॉलेज है ना, जो जनरल नॉलेज है, आप ऑफिस गए हो तो आप अपने ऑफिस को देखना, नहीं तो अपने घर में जिस तरीके से चीजों को सिक्योर रखते हैं उन चीजों को देखना। प्रॉपर्टी का पेपर किसी को भी नहीं दिखा सकते ना, उस टाइप की बात है। बैंक ट्रांजेक्शन किसी को भी नहीं दिखा सकते ना। ये सब छोटी छोटी चीजें बस माइंड में सोचिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स, मतलब प्री प्रिंटेड स्टेशनरी शुड बी स्टोर्ड सिक्योरली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और रिमूवल एंड यूजेस। मतलब जो P&L, मान लो आपके ऑफिस वाला है, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके ऑफिस में जो भी P&L बैलेंस शीट्स बन रही है किसी भी फॉर्म की, वो क्या ऐसे ही पड़ी रहेंगी? कोई भी बाहरी आदमी आए देखे और चल जाए? ऐसा नहीं है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रिंट आउट हो गया वो अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन और रिमूवल से हमको बचना चाहिए। प्रिवेंट करिए कि कोई भी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी आपने रखी है, मान लीजिए प्री प्रिंटेड है, सारे कागजात तैयार हो चुके हैं, हम कह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की सेल्स डीड भी पड़ी हुई है, तो अब आप उसको संभाल के रखना है। पहली बात तो उसको बोल रहा है कि उसके स्टोरेज को सही से रखिए। लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोग्राम यूज्ड फॉर आउटपुट ऑफ डाटा आर एग्जीक्यूटेड। अगर आपने प्रोग्राम को यूज किया आउटपुट करने के लिए, मतलब आपने अपने सिस्टम पे Ctrl+P दबा दिया है, These should be logged and monitored। तो अब देखो कि भाई प्रिंट हो रहा है ना, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑफ डाटा में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आप Ctrl+P दबा के भूल गए तो पता चलेगा प्रिंटर से निकला पेपर और कोई भी पेपर को देख रहा है, घूम रहा है, फाड़ रहा है, हवाई जहाज बना के उड़ा रहा है। तो आपने अगर आउटपुट दिया है, मतलब आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो, तो फिर आउटपुट के ऊपर निगाहें भी आप ही की रखनी चाहिए कि मॉनिटर करते रहना चाहिए कि आउटपुट की इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। बात हुई ऐसा स्पूलिंग एंड क्यूइंग की। देखो एक ही प्रिंटर पे पूरा का पूरा ऑफिस प्रिंट दे रहा होता है, तो एक क्यूइंग हो जाती है वहां पे कि इस सिस्टम से आया ये प्रिंट होगा, फिर ये वाला प्रिंट होगा, फिर ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, फिर ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। तो ये भी चीज आउटपुट कंट्रोल के अंदर ही आती है। स्पूल इज एन, क्यों ये चेंज हो गया? हाँ, simultaneously peripherals operations online. This is process used to ensure that the user can continue working. यूजर कंटिन्यू करेगा। क्या प्रिंट देने के बाद क्या आप उस पर काम नहीं कर सकते सिस्टम पे? सर कर सकते हो। Ctrl+P दिया, जब तक प्रिंट हो रहा है तब तक अपना काम भी कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक। While the print operation is getting completed, a queue is the list. क्यू क्या होती है? एक लिस्ट होती है ऑफ डॉक्यूमेंट वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रिंटर। दिस शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। चलो ये तो हर जगह सर अनऑथराइज्ड वर्ड आ जाएगा। क्यूइंग होता क्या है? प्रिंटर पे 1 2 3 4 5, ये ना जब आप 5 डॉक्यूमेंट एक साथ दे दोगे 4-5 सेकंड के गैप पे, तो वो क्यू बना देगा कि इसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, इसके बाद ये वाला प्रिंट होगा। और
अगर आपका प्रिंटर कैनन का है तो आप 10 क्यू एक साथ दे दो, प्रिंटर ही बंद करना पड़ जाता है। कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, भाई प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल रखना है आपको। आउटपुट शुड बी मेड ऑन द करेक्ट प्रिंटर, किसी भी प्रिंटर के ऊपर नहीं बना दो। डॉट मैट्रिक्स के ऊपर आप पता चल रहा है फोटो प्रिंटिंग निकाल लो, या फिर कोई ऐसा प्रिंटर के ऊपर आप कॉन्फिडेंशियल डाटा प्रिंट कर रहे हो जो जनरल लॉबी में हमारे लगा है, लॉबी में लगे हुए प्रिंटर के ऊपर आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट प्रिंटर के ऊपर करना चाहिए। इट शुड बी इंश्योर दैट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर और इंफॉर्मेशन प्रिंटेड डज नॉट टेक प्लेस। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड डज नॉट टेक प्लेस। ओके ओके सर। सर रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल, मतलब चलो कभी कभी कोई रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, और मान लो वो रिपोर्ट जो है ना वो हमें इंटरनल स्टाफ को प्रोवाइड करनी है, और ये इंटरनल स्टाफ सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाले हैं। मतलब हम नहीं चाहते ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चले, अकाउंट डिपार्टमेंट को पता चले, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को पता चले, मतलब किसी और डिपार्टमेंट को पता चले। ठीक है, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट को पता चले, तो भाई साहब तुरंत रिपोर्ट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। इस रिपोर्ट को बना के ऐसे ही मत छोड़ दो, कोई टाइम गैप मत रखो कि अदर को, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनके पास ये रिपोर्ट पहुंच पाए। Distribution of report should be made in a secure way to prevent unauthorized disclosure of data. It should be made immediately after printing to ensure that the time gap between generation and distribution is reduced. ऐसा मत करो कि रिपोर्ट प्रिंट करके रखें तो भी कोई देख सकता है, और भाई साहब सिक्योर्ड वे में भेजो। ऐसा नहीं कि ऑफिस में खड़े हो के चिल्ला बने, सेल्स वाले इधर आओ, आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, तो भाई प्रोडक्शन, अकाउंट, फाइनेंस और इन्वेंटरी डिपार्टमेंट वाले तो जान ही जाएंगे ना। इस तरीके की बातें ये कर रहा है। लॉग शुड बी मेंटेन, हर जगह लॉग मेंटेन करने की बात करता है। फॉर रिपोर्ट दैट वर जनरेटेड एंड टू हुम, ये भी तो पता होना चाहिए, सही बात है कि किसको ये रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। रिटेंशन कंट्रोल्स, नेक्स्ट कंट्रोल है आपका रिटेंशन कंट्रोल। रिटेंशन कंट्रोल कंसीडर द ड्यूरेशन ऑफ विच आउटपुट शुड बी रिटेन्ड बिफोर बीइंग डिस्ट्रॉयड। रिपोर्ट को कितने दिनों तक रखना है डिस्ट्रॉय करने के पहले। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट में बुक को कितने टाइम तक होल्ड करके रखना होता है, और जीएसटी में कितने वक्त तक बुक्स को रिटेंशन करना होता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कितने सालों का रिकॉर्ड रखना होता है। जीएसटी में तो मंथ में लिखा है, बट आप बताइए कितने सालों तक का रिकॉर्ड रखना होता है। रिटेंशन कंट्रोल रिक्वायर्ड दैट अ डेट शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच आउटपुट आइटम प्रोड्यूस्ड, कि किस आइटम को, किस आउटपुट को कितने टाइम तक उस पेपर को संभाल के रखना है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर, आई डोंट नो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा या नहीं लगा, बिकॉज आज का लेक्चर कुछ था ही ऐसा। हमने स्टार्ट किया था आपका एप्लीकेशन कंट्रोल से, उसके बाद फिर इसमें बहुत कुछ समझने या जानने लायक चीज़ें न होने के कारण हम इसको इस तरीके से टैकल करते गए, और अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे आपका टेक्निकल एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर सेम डे कर लीजिएगा। देखिए अभी तक मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको कम बताने की और चीज़ों को केवल कंट्रोल के एस्पेक्ट में बताने की, बट टेक्निकल एक्सपोजर में हम आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न आपका टाइम का होता है। सर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो आप, तो पिछले क्लास में तो मैंने टाइम बचाने की कोशिश की, बट इसमें मैं फुल टाइम आपको दूंगा, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली है। ओके सर, तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।